हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलेक्शन में। यह वीडियो एएलपी टेक्नीशियन 2024 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफी ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह मैथन क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम लोग 20 अगस्त 2018 के तीनों ही शिफ्ट के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों ही शिफ्ट के मैथ प्लस रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा, जिससे आपको एक ही जगह सारे तीनों ही शिफ्ट को सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और प्रैक्टिस करने में काफी ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो यह वीडियो अवश्य ही आप लोग अंत तक देखें। अगर आप एएलपी या फिर टेक्नीशियन 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो परफेक्ट तरीका कम से कम समय में सॉल्व करने का, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी वेस्ट टाइम को वेस्ट किए हुए ऑप्शन से भी कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अवश्य ही इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप एएलपी या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन में काफी ही आपके लिए यह हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले 20 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ प्लस रीजनिंग, मतलब फर्स्ट शिफ्ट के मैथ प्लस रीजनिंग का सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड शिफ्ट में मैथ प्लस रीजनिंग का, फिर थर्ड शिफ्ट का मैथ प्लस रीजनिंग का। इस तरीके से ये वीडियो पूरा आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो अवश्य ही इस वीडियो को देखें। ये मैथड नंबर 6 है। इससे पहले भी 5 शिफ्ट का हम लोगों ने करके अपलोड कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग चलते हैं पहले मैथ क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग इस वीडियो में पहले मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के सवाल। देखिए हमारा पहला सवाल है, एलसीएम का सवाल है। 15, 18, 24 को पूछा गया है एलसीएम निकाल। जब कभी भी एलसीएम निकालने वाले सवाल आए तो सीधा आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कम से कम सेकंड में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप देखिए अगर एलसीएम किसी भी नंबर का निकालने का मतलब ये हुआ, 15, 18, 24 का एलसीएम वह नंबर होगा, वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 18 से भी, 24 से भी और 15 से भी डिविजिबल हो। मतलब 15, 18, 24 से जो स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड हो जाए वही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो देखिए 3 और 6 आपका हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा एलिमिनेट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 और 6 तो 18, 24 से ही छोटा है, तो मतलब ये डिविजिबल होगा नहीं। अब देखिए बचा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अब देखेंगे आप ऑप्शन, देखिए दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए आप 24 से इसको डिवाइड करके देखिए 5 से 40 को, तो 6 से काटिए, 6 चौका 6 नमा मतलब 90। देखिए ये मतलब आपको 24 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ऑप्शन नंबर 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा एलिमिनेट। बचेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बचेगा, मतलब 360 क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो एक मेथड ये हो गया। अगर मान लेते हैं यहीं पे 720 दे दिया होता तो क्या आ जाता? 720 क्या होगा, 18 से भी, 15 से भी, 14 सबसे भी क्या होगा, तीनों नंबर से डिविजिबल होता। लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही आपको ऑप्शन में, जो दो जो ऑप्शन स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही आपको लेना है। वैसे छोटा नंबर दिया 18, 24 और 15 तो आसानी से आपको निकाल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी बड़ा नंबर दे दे तो आप डिवाइड करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 है, के दो असमान और वास्तविक मूल हैं, तो के का मान निम्न में से किसका अनुसरण करता है? अब देखिए नेचर जो रूट का क्या होगा वो आपको कहा गया है कि क्या है, आपका यहाँ पर रियल है और डिस्टिंक्ट है, दो अलग अलग असमान है और वास्तविक है। मतलब जो डी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, रूट क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है, देखिए अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, रूट रियल होगा और इक्वल होगा। अगर d लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट इमेजिनरी होगा और अनइक्वल होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से निकालिए। देखिए बी स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट, मतलब के स्क्वायर माइनस 4, एक कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 है, और सी क्या है आपका के, ये ग्रेटर देन आपका 0। देखिए के ले लीजिए कॉमन, तो के इंटू के माइनस 4
इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां तक तो हर कोई बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आगे इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा निकालने में बच्चे की कठिनाइयां होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप सबसे पहले आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए के का वैल्यू आपको एक बार क्या आ जाएगा, अगर यही यहाँ पर 0 होता तो क्या लिखते हैं हम, के का वैल्यू एक बार 0 आता और एक के वैल्यू क्या आता आपका एक बार 4 आता, के का वैल्यू 0 और 4 आता। ठीक है, थोड़ा सा देखिए एक नंबर लाइन है, ये क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होता है, बीच में क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसमें जो भी हमारा नंबर वैल्यू आया है उस 0 वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इस पे लिखेंगे। तो 0 आया है और क्या आया है, एक 4 आया है। ठीक है, 0 आया है और 4 आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ जो ग्रेटर देन का साइन है इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर साइन क्या है, ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या होगा, साइन जो वैल्यू हमारा इसका आएगा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा हमारा पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग लेंगे। इसको अगर हम नंबर में दिखाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इधर प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, अल्टरनेट चलते हैं। मतलब के का वैल्यू क्या हो सकता है, के का वैल्यू 0 से पहले वाले, मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट को लेना है, 0 से पहले वाले और 4 के बाद वाला। मतलब के का वैल्यू 0 से छोटा वाला हो सकता है, या फिर के का वैल्यू ग्रेटर देन का सकता है 4 वाला हो सकता है। ये रिलेशन आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ किए हुए बिना नहीं निकल पाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं। इस नंबर लाइन को आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझे जरूर ही कमेंट करें, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पे दिखा करके आपको सॉल्व करना चाहिए। मतलब के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, एक संख्या को 3/2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जो जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 3 अनुपात था तो 3x मान लेते हैं, प्लस 8 दोनों में जोड़ देते हैं। फिर क्या है तो 2x में 8 जोड़ देते हैं, तो ये संख्या बदल कितना जाता है 7/5 हो जाता है। तो संख्या से यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा, आपको ये कितना जाएगा 15, और ये कितना जाएगा आपका 14। मतलब x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना जाएगा 40, और ये कितना जाएगा 56, मतलब 16। x की वैल्यू आपका आ जाएगा 16। पूछा गया है बड़ी संख्या कितना है, मतलब 3x होगा बड़ी संख्या, मतलब 16×3=48, ऑप्शन नंबर 2 आपका। तीन लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई से क्या है, आधी है। मतलब आधार की त्रिज्या ऊंचाई से क्या है, आधी है। आगे कहा गया एक गोलार्ध के आयतन के क्या है, बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मतलब हेमिस्फीयर का त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या और हेमिस्फीयर का त्रिज्या का रेशियो क्या होगा वो निकालना है। मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। ये किसके इक्वल है, जो गोलार्ध है मतलब हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई r³। r इसका मानते हैं हम कैपिटल, रेडियस कैपिटल में है। देखिए पाई से पाई हो जाएगा, यहीं से कैंसिल, 3 से हो जाएगा 3 कैंसिल। अब देखिए आपको h के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। मतलब ये कितना हो जाएगा 2r³ हो जाएगा, ये h को हटा कर रखेंगे तो इज इक्वल टू कितना है ये 2r³। मतलब ये हो जाएगा कैंसिल। मतलब रेशियो क्या हो जाएगा दोनों रेडियस का, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब 1:1 दोनों का रेडियस क्या होगा होगा। अब क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए इसमें कहा गया प्राइम नंबर निकालना, जो मतलब कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है वही क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर सभी नंबर क्या है बराबर है, तो आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर आपको याद होगा और कहे सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होती है। सबसे एक अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कितनी होती है, तो 7 होती है। इसी तरह से कहे हम एक दो अंक की सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, तो 11 होता है। एक दो अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है, तो होता है 97। इसी तरह से कहें 3 अंक का सबसे छोटी प्राइम नंबर कितना होता है, तो 101 होता है। सबसे बड़ी कितनी होती है, तो 997 होता है। अगर आपको ये याद था तो आप इसको सेकेंडों में क्लिक करके आप आंसर क्लिक कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया एक कक्षा में
12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर कितना है? 16 था। जबकि कक्षा में सभी छात्र 30 छात्र है, उसकी औसत कितना है? वह कितना है? 18.1 है। तो लड़कियों का औसत कितना है? तो देखिए बॉयज और गर्ल है। बॉयज कितना है? 12 है। अगर कुल छात्र 30 है तो गर्ल कितना होना चाहिए? 18 वो होगी। ठीक है। अब कहा गया है 12 छात्र का औसत कितना है? 16 है। 12 छात्र का औसत कितना है? 16 है। सभी तीन इसका हमें निकालना है। गर्ल का औसत निकालना है, सभी को मिलाते हैं तो सभी का औसत कितना हो जाता है? 18.1 हो जाता है। 18.1 होता है। तो आपको पता है इसका रेशियो कितना है बॉयज और गर्ल का? 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, मतलब 2:3 क्या है? बॉयज और गर्ल का रेशियो है। अब देखिए 16 और ये कितना है? 18। इसको माइनस किया, 18.1 से 16 माइनस करेंगे कितना जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2.1। 2.1 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2.1। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू 2.1 है, मतलब एक वैल्यू कितना होगा? 0.7। 2 वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.4 है। अब देखिए 1.4 है। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तब? तो इस एक्स का वैल्यू कितना होगा? देखिए 18.1, ये क्या था इससे पहले? क्या था ये नंबर बड़ा है। तो अब क्या होगा यहाँ पर? ये नंबर क्या होगा? इससे इससे ये नंबर बड़ा होगा। मतलब इसमें क्या किए हैं हम? इसको माइनस किए हैं, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब 18.1 प्लस 1.4 ये कितना जाएगा? 19.5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। ये तो था एक आपका आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका। लेकिन अगर चाहे आप बेसिक से सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 12 छात्रों का औसत का सम, तब सभी को सम कितना जाएगा? 12 इंटू 16 कर लीजिएगा। गर्ल का औसत आप मान लीजिए एक्स है, तो 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है? तो छात्र 30 इंटू 18.1। अब इसी को ऐसे भी सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू वहां आ जाएगा, वही क्या जाएगा? उसका औसत हो जाएगा। सिंपल है। देखिए अगले सवाल को देखिए। कहा गया है आपका सवाल में कि एक ठोस घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है, तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात करना है। मतलब घन था, घन का आयतन में से शंकु का आयतन माइनस कर लेंगे। घन का आयतन कितना था? भुजा का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब। 7 इंटू 7 माइनस शंकु का आयतन घटा लेंगे। कितना था शंकु का आयतन? 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया है आपको? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 3 का स्क्वायर। और हाइट कितना दिया हुआ है आपका? इसमें 7 सेंटीमीटर 7 हाइट दे दिया है। ठीक है, आप काट लिए, सबको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। ठीक है, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, आपका 3/3 9 हो जाएगा। मतलब ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 343। 343 में से आपको माइनस करना है कितना? 66 आपको करना है माइनस। 373 में 66 माइनस करिए कितना होगा? 227 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है माध्यिका निकालना है। एक ये डाटा दिया गया है, इसका माध्यिका निकालना है। जब कहीं माध्यिका निकालना हो, सभी को क्या करेंगे हम? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा आपको? इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर कौन है? एक है, फिर एक है, फिर दो है, फिर कितना है? दो के बाद तीन हो गया, तीन के बाद पांच है, फिर क्या होगा? 7 होगा। जो बीच में टर्म होगा वही क्या होगा? आपका मीडियन होगा। तो देखिए 2 और 3 दोनों क्या है? मिडिल में है। तो 2 और 3 को क्या करेंगे हम? जोड़ लेंगे और इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, मतलब मीडियन आ जाएगा। मतलब 2.5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को बस ही आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए अगला सवाल में कहा गया है 10 आदमी का एक समूह है, किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है। मतलब 10 आदमी का समूह है, किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है, और वह क्या है? 6 आदमी, जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोग से आधे सक्षम है, तो इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिन में बनाएगा? तो M1D1/W1 के हेल्प से बना लीजिए। तो W1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। M देखिए आदमी क्या है? पहले
के जो कंपेरिजन जितना काम करता है उसका ही आधा ही करता है। मतलब आदमी 6 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 के, यह पहले के आदमी के 3 के बराबर होगा, इंटू कितने दिन में बनाएंगे वो हमें निकालना है। और कहा काम कितना है, 3 बट्टे पहले का कंपेरिजन में 5 है तो 5 चल जाएगा ऊपर। देखिए 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 5 से हो जाएगा 2 बार में कैंसिल। मतलब कितना होगा, 12 दूनी 24 दिन में क्या होगा, 3/5 काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया वर्गमूल निकालना है, सिंपल है। वर्गमूल निकालना है तो 4096 को आपको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए अब 4096 का वर्गमूल निकालना है। तो अब देखिए ये कितना करता है, 60 का स्क्वायर 3600 से बड़ा है। तो आपको देखिए 65 का कितना स्क्वायर होता है, 65 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25, और 6 से ब्रैकेट नंबर कितना होगा 42, 4225। मतलब 60 से बड़ा और 65 से छोटा नंबर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, मतलब 64 आपका होगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ से 6 है तो मतलब या तो यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा या फिर 6 होगा। तो देखिए 4 वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। अब देखिए कहा गया है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। पहले 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। मतलब फादर का उम्र सन का उम्र के 5 गुना थी। कब, ये 6 वर्ष पहले की बात है। तो अगर हम कहें वर्तमान एज कितना आ जाएगा, तो दोनों में हम 6 जोड़ देंगे। अब पता है आपको वर्तमान एज एज का योग कितना दिया है 60, मतलब 6x प्लस 12, 6x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना दे दिया है 60 दे दिया है। मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, 48 बटे 6 मतलब 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 आ जाएगा। मतलब पूछा क्या गया है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। प्रेजेंट उम्र a है, मतलब 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। फिर इसके 6 वर्ष बाद मतलब 14 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा प्रेजेंट पुत्र का एज। देखिए अगला सवाल को, अगला सवाल हमारा है average expenditure per year during the period 2001 to 2006 राउंड ऑफ में निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है 2001 से लेकर के 6 तक के बीच में। एक्सपेंडिचर कौन है, फूड है, मेडिसिन है और टैक्स, सभी को जोड़ करके आप क्या है उसका एवरेज निकाल लीजिए। देखिए फूड का कितना खर्च हो रहा है, तो देखिए 2 3 कितना होगा 5 6 7, देखिए 5 हो गया, एक 6 2 8, 8 2 10, एक 11 और 50 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1200। प्लस मेडिसिन में कितना खर्च हो रहा है, तो 7 6 5 11 7 18 6 कितना हो जाएगा 18 6 24 8 32 7 कितना हो जाएगा 39 और 50 कितना होगा 140। टैक्स पे खर्च देखिए कितना हो रहा है 100 प्लस 200 300, 300 450, 400 575, 575 600 700, 700 इसमें से 25 दीजिए तो कितना हो जाएगा 800 था, 775 था तो 800 हो जाएगा, 800 एक 900 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 9 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 9 21 ये जाएगा कितना 6100 हो जाएगा। इसको किससे डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 साल है, 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना जाएगा आपका 10 छक्के 60, 17 छक्का मतलब 1017 के आसपास का नंबर आएगा। राउंड ऑफ में निकालने हैं 1017 के आसपास आपका नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है साथी ने एक टैंक में सॉरी साथी ने एक बैंक में 825 रुपया जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी वो निकालना है। मतलब 8% से 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 40% होगा। कितना, तो 825 का 40% आपको निकालना है, वो आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसको काट लीजिए 3200 एक 3300 ये हो जाएगा, नीचे में 10 है, 10 से डिवाइड 330 क्या हो जाएगा इसका बी। कहा गया है व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि एक्स प्लस 3, यहाँ पर एक्स माइनस 3 दिया है, एक्स माइनस 3 दोनों जगह है, एक्स माइनस 3 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या है 22 आता है। अगर व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 3 से विभाजित किया शेषफल कितना आता है 24 आता है। तो ए प्लस बी का मान निकालना है। देखिए कभी कभी आरआरबी बहुत ज्यादा गलती करती है कि हिंदी में कुछ और क्वेश्चन देता है और इंग्लिश में कुछ और दे देता है, तो आपको हमेशा इंग्लिश को ही प्रेफर करना है। तो देखिए अगर हम x माइनस 3 से विभाजित करता है इसका मतलब क्या होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x वैल्यू कितना आ जाएगा 3,
जब इस x के वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यह रिमाइंडर के इक्वल आएगा। मतलब x वैल्यू 3 पुट किए तो कितना जाएगा, 9 प्लस 3a प्लस b, ये किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। फिर सेकंड इक्वेशन में इसी तरह 3 पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा, 9 प्लस a प्लस 3b, ये किसके इक्वल है, 24 के इक्वल। अगर हम इसको सॉल्व करते फर्स्ट वाले इक्वेशन तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 22 से माइनस हो जाएगा 13, 3 तो कितना जाएगा आपका 13। इसमें क्या जाएगा, a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना जाएगा 15। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना जाएगा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना जाएगा 28। तो a प्लस बी हमें निकालना है, 4 कॉमन जाएगा तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 28/4, जो कि 7 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ गया है। वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 होता है। मानते भिन्न हमारा x है तो 1/2 माइनस x करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2/3 आता है। अब हम x के वैल्यू निकालेंगे, x को ले जाएंगे इधर, 2/3 को लाएंगे इधर, 1/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू x। अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 मतलब -1, -1/6 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, आपका 2 करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष की थी। मतलब मोनिका जब जन्म ली है, जब मोनिका की एज 0 साल थी तो उसके फादर का एज कितना था, 38 थी। अब कहा गया जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ था। मतलब इससे छोटे का मतलब 4 साल बाद, 4 साल बाद जब क्या हो जाएगा, तो 4 साल बाद इसके फादर का एज कितना हो जाएगा, 42। तो उस समय क्या था, इसका मदर का एज 36 था। तो कहा गया है तो उनके माता और पिता के आयु के बीच का अंतर निकालना है। तो कितना अंतर हो जाएगा, 42 माइनस 36, ये कितना जाएगा, 6 वर्ष दोनों का आयु का अंतर है। बिना कुछ सॉल्व किए हुए कॉमन सेंस का यूज कीजिए और आंसर मारिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया, आयाती ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने उसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे क्या है कि 22% का लाभ होता। मतलब देखिए दोनों का अंतर कितना है, मतलब -13% हानि पर है, लेकिन अगर उसे 22% अधिक बेचा था तो मतलब अंतर कितने का हो गया, 35% का अंतर हुआ। 35% का अंतर ही कितना दे दिया है आपको, 49 दिया हुआ है। पूछा गया है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य कितना होगा, मतलब 130% पे इसको बेचना होगा। अब देखिए 65% का वैल्यू, 35% वैल्यू 49 दिया है, मतलब को सॉल्व किया थोड़ा सा, 7 से काटे 7 5 35, 7 7 49, मतलब 5% का वैल्यू कितना है, 7 रुपया है। तो 130% का वैल्यू कितना होगा, मतलब इसको हम 26 से मल्टीप्लाई कर दें, 130 आ जाएगा, इधर भी 26 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 130% का वैल्यू कितना जाएगा, 26 इंटू 7 मतलब 182, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। एक ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए, कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे वाले की गति से दो व्यक्ति जा रहे हैं। मिनी वैन का आंसर 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में दोनों को पार कर देते। मिनी वैन की लंबाई निकालें। सबसे पहले देखिए मिनी वैन का हमको स्पीड नहीं दिया गया है। मिनी वैन का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर है। एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब ट्रेन अगर इधर जा रहा है तो आदमी भी क्या होगा, इधर ही जा रहा हो, तो इक्विवेलेंट स्पीड क्या होगा ट्रेन का, x माइनस कर लेंगे जो स्पीड होगा पर्सन का। तो x माइनस 4.8 है व्यक्ति का स्पीड। इसको क्या है कि 4.5 सेकंड में क्या है, इसको पार कर लेता है। ठीक है, ये क्या है आपको, ये हम मान लेते हैं स्पीड आपका क्या किलोमीटर, ये सेकंड है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। इज इक्वल टू देख लीजिए, सेकंड व्यक्ति को क्या है x माइनस 6 के स्पीड से जा रहा है, इसको क्या है ये 9 सेकंड में पार कर देती है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। ये दोनों लेंथ हम इक्वल गए, दोनों क्या है, दोनों का लेंथ ही होगा तो लेंथ ही हम लोग इक्वल करें। 15/18 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, 9 5 हो जाएगा आपका 45। सॉल्व कीजिए इसको तो कितना जाएगा, 0.5x माइनस ये कितना हो जाएगा, 48 को 5 से 240 हो जाएगा, मतलब 2.4।
इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x माइनस 6, मतलब आपका हो जाएगा ये 0.5 इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये जगह तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.2, मतलब ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा 7.2। तो अब निकाल लीजिए ट्रेन का लेंथ, किसी एक में पुट कर लीजिए। अगर ट्रेन का स्पीड इतना है, लेंथ कितना हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट स्पीड निकाल लेंगे, कितना होगा 48, 7.2 माइनस 0.4.8, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2.4। 2.4 हो जाएगा इक्विवेलेंट स्पीड, किलोमीटर प्रति आवर में है तो मीटर पर सेकंड में 15/18 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6, इसको क्या है कि 4.5 सेकंड में क्रॉस कर लेते तो ये आपका हो जाएगा लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 9 से काटिए, सॉरी 6 से काटते हैं हम लोग इसको, तो 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, ये कितना हो जाएगा 1.5, 15 चौक 1.5 हो जाएगा। देखिए 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 2 डिजिट के बाद होगा डेसिमल, मतलब 0.6 हो जाएगा ये, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर, जो कि ट्रेन का लेंथ हो जाएगा 3 मीटर। मिनी वैन का, सॉरी मिनी वैन, तो मिनी वैन का लेंथ होगा 3 मीटर। देखिए अगला सवाल में कहा गया है n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 एक अभाज्य है। मतलब n के कितने पूर्णांक के लिए, देखिए मतलब n का वैल्यू अगर हम धनात्मक पूर्णांक लेना है तो 1 2 3 4 5, इस सभी वैल्यू को पुट कीजिए, जितने वैल्यू में अगर इसका वैल्यू अभाज्य संख्या आता है तो वही क्या होगा, उसका पूर्णांक की संख्याएं आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया, मतलब n का वैल्यू 1 पुट करते देखिए कितना आता है। जब n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या वैल्यू इसका अभाज्य आता है या नहीं, देखिए ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस 13, कितना हो जाएगा -21, और ये कितना जाएगा आपका 21, तो ये कितना जाएगा आपका 0। 0 क्या है, भाज्य है या अभाज्य, 0 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक के लिए नहीं हुआ, n का वैल्यू फिर 2 पुट करके चेक कीजिए, 2 पुट करके चेक कितना जाएगा 8 माइनस ये कितना जाएगा 4 8 32 प्लस 40 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 माइनस 45, ये हो जाएगा कितना -5, और ये कितना होगा 3। तो दो का n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या इतना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब 3 क्या है, भाज्य है अभाज्य, 3 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 3 1 आ रहा है। फिर इसी तरह से n का वैल्यू 3 पुट करके देखिए कितने वैल्यू में यह अभाज्य संख्या आता है, इसी तरह से 5 तक पुट करके देखिए, जितने आ रहा है उसको आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल में कहा गया है, सेल दिया है बाइक का अलग अलग कलर का 2009 में, इसके डाटा दिया है इस ग्राफ में। अब क्वेश्चन पूछा गया टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन 2009 वाज 50,000, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्हाट नंबर वाज द सेल व्हाइट बाइक लेस देन द येलो एंड रेड बाइक पुट टुगेदर। देखिए येलो और रेड को साथ में रखते हैं, येलो और रेड मिलकर कितना बिकता है 30%, और व्हाइट कितना बिकता है, व्हाइट आपका यहाँ 25%। कहा गया है व्हाइट जो है कितने लेस देन है दोनों रेड और येलो के मिलाकर कितना है, तो 5% लेस है। 5% का वैल्यू आपको निकालना है। पूरे कितना है 50,000 बाइक मिलता है, तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा 2500 आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, कहा गया इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाले से, तो ये कितना जाएगा 10 प्लस 70 कितना जाएगा ये 80, ये कितना जाएगा 270 माइनस 80 कर लीजिए, तो ये कितना जाएगा आपका 190 आपका होगा। फिर क्या है 510 में से 190 को कर लीजिए आप माइनस। ठीक है, तो इसमें से कीजिए क्या, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 510 में से अगर हम 200 माइनस करेंगे 200, तो ये कितना जाएगा 310, हमने क्या है 10 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे तो 10 जोड़ना भी पड़ेगा, मतलब कितना जाएगा ये टोटल इसका वैल्यू 320 हो जाएगा। अब 2550 में से 320 माइनस किया तो कितना जाएगा 2230, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए लास्ट सवाल है मैथ का, निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 20 तक
जो अंक है वो आभास को श्रृंखला को दर्शाता है। तो देखिए आभास का कितना पहला नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13, 17 और 19 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और उसे 180 में बेचा तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। 160 में खरीदा, 20 रुपया अधिक में बेचा, इंटू 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा, आप 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, मतलब 50/4 मतलब 12.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैथ कंप्लीट हो गया, अब हम लोग करेंगे रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व। देखिए एक सीरीज है, यहाँ पर क्या आएगा वो बताना। देखिए बी है तो यहाँ पर क्या दिया है, आय, मतलब बी में 7 जोड़ा गया है तो आया है। 7 6 13 मतलब 7 सब में जोड़ा जा रहा है। तो डी है, 4 है, 4 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। 11 प्लस वैल्यू किसका होता है, के का। तो देखिए जी है, जी के वैल्यू प्लस 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 मतलब एन। तो के एन और पी कितना है, 16, 16 7 23, मतलब डब्ल्यू आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका है। बरसात के मौसम में कई रेलगाड़ी दुर्घटनाएं जो रेल दुर्घटनाएं होती है पहाड़ी इलाकों में होती है, जो भूस्खलन के कारण होती है। मतलब बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाके में रेल दुर्घटनाएं होती है, किस कारण से, तो भूस्खलन के कारण से होती है। निष्कर्ष में कहा बरसात के मौसम में रेलगाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, ये एक सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका गलत है। भूस्खलन के से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपका तर्क संगत है, मतलब 2 आपका सही है। अगला देखिए श्लोक का सवाल है कि कुछ मेज क्या है आपका पुस्तकें है। तो कुछ मेज को हम, मेज क्या है आपका पुस्तकें है, दोनों एक तरह से देख, कुछ मेज है, पुस्तकें हैं, ठीक, पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें क्या है, कुर्सियां हैं, सभी पुस्तकें क्या है, कुर्सियां हैं। अब देखिए कहा गया है निष्कर्ष में कुछ पुस्तकें मेज हैं, तो कुछ पुस्तकें मेज है, तो ये तो आपका सही है। कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, देखिए कुछ कुर्सी जो है पुस्तकें हो सकती है, कुर्सी के अंदर में क्या है, पुस्तकें, दोनों का दोनों क्या है, फ्लो करता है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। देखिए सभी लाइन है, तो देखेंगे आप सभी क्या है एक दूसरे के, अगर बी को छोड़कर देखिएगा सभी क्या है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सिर्फ बी क्या है, पैरेलल नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, बी एक ऑड है इस ग्रुप से, ठीक है। तो मतलब बी क्या है आपका ऑड है। अगर लेकिन आपका आंसर क्या दिया है, सी, तो आप लोग बताइए सी किस लॉजिक से सही है। एक लॉजिक मेरे हिसाब से बनता है, देखिएगा ए बी और डी को सभी क्या है, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, वर्टिकल है, लेकिन सी क्या है, हॉरिजेंटल है। तो इस लॉजिक को माने तो हम लोग सी सही होता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, बी इसका सही होना चाहिए। देखिए अगले सवाल में कहा गया सभी बढ़ई क्या है, कर्मचारी है। सभी बढ़ई मतलब सभी कारपेंटर क्या है, कर्मचारी है, मतलब वर्कर है। सभी कर्मचारी क्या है, सभी वर्कर क्या है, मेहनती है, मतलब हार्ड वर्किंग है, ठीक है। आगे कहा गया है सभी मेहनती व्यक्ति मतलब सभी हार्ड वर्किंग क्या है कि कर्मचारी है। सभी हार्ड वर्किंग क्या है, कर्मचारी नहीं हो सकते हैं, कुछ हार्ड वर्किंग क्या है, कर्मचारी है, तो ये तो आपका हो जाएगा गलत। सभी बढ़ई क्या है, मेहनती है, तो सभी कारपेंटर क्या है, मेहनती है, ये आपका होगा सही, मतलब सिर्फ एक अनुसरण करता है, सॉरी 2 अनुसरण करता है। देखिए अगला पूर्व की ओर मुख करते हुए एक्स जो क्या है 150 डिग्री, एक्स पहले देखिए पूरब की इधर घूमी होगी, 150 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब इधर घुमा तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए अगर ऐसे है, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इधर इतना तक घुमा दक्षिणावर्त तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा, और उसके बाद क्या कहा गया है 150 डिग्री, 50 डिग्री कितना जाएगा, इधर कहीं 60 डिग्री और एड होगा, तो इधर घूम के दक्षिणावर्त घूम गया, ठीक है एक्स। और क्या कहा गया है 105 डिग्री वामवर्त। अब देखिए यहाँ से 105 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री यहाँ पर, तो 45 डिग्री यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट वामवर्त घुमा है ना, तो वामवर्त इसका क्या हो जाएगा, अभी इधर है तो वामवर्त इधर घुमा होगा, फिर से 105 डिग्री इधर घूम गया, तभी क्या है इधर फेस कर रहा होगा। तो कहा गया एक्स किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, तो क्या होगा, ये किधर है, ईस्ट साउथ मतलब दक्षिण पूरब में फेस कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया कौन ग्रुप को फ्लो नहीं कर रहा है, देखेंगे सी में क्या है 2 ही लाइन है, तो बाकी सभी में क्या है 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक लाइन है, तो मतलब सी क्या है आपका ऑड है। देखिए इसमें कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले सीरीज को
देखिए क्या कहा गया, देखिए सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, प्लस प्लस का साइन है। तो नेक्स्ट बी में क्या हो जाता है, ये प्लस वाला क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है प्लस प्लस वाला, और अंदर में जो इस तरह से बना हुआ है वह चला जाता है अंदर में। ठीक है, इसमें भी देखिए, तो ये क्या है, इधर प्लस प्लस है, प्लस कहाँ चल जाएगा, रेक्टेंगल के अंदर चल जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल चल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, आपका 3 आपका होगा करेक्ट। देखिए इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए ये आ जाएगा, तो ये जो देखेंगे आप, ये वाला पार्ट एरो के साइड में है, ऊपर वाले साइड में है, तो ऊपर वाला साइड होगा, जो कि डी में नहीं है, सी में है, सी आपका होगा करेक्ट। देखिए इसमें इस मिसिंग स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए आपका इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो पूरा हो जाएगा, तो सिर्फ 4 में ही ऐसा फिगर बन रहा है, 4 आपका हो जाएगा करेक्ट। देखिए इसमें कहा गया है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द बिलो अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर, मतलब लेटर के पहले नंबर होना चाहिए, और नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब लेटर के बाद लेटर नहीं होना चाहिए। देखिए सीरीज में देखिए, लेटर यहाँ पर ए है, लेटर पे नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेटर के पहले नंबर है, लेकिन लेटर इसके बाद भी है, तो ये भी आपका आर नहीं होगा। आई को देखिए, आई के पहले नंबर नहीं है, टी के पहले देखिए नंबर है, इसके बाद लेटर नहीं है, तो मतलब टी एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ के पहले नंबर है, उसके बाद लेटर नहीं है, तो ठीक है, तो ओ भी आपका हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद देखिए डब्ल्यू नहीं होगा, मतलब 2 आपका इस तरह से इस सीक्वेंस को फ्लो कर रहा है। देखिए अगला सवाल में मिसिंग नंबर के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए 5 जोड़ दिया गया है, फिर 5 जोड़ दिया गया है, फिर 5 जोड़ दिया गया है, फिर इसमें 5 जोड़ दिया, कितना 18, 5 23। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अगला सवाल में कहा गया, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज कबड्डी बट नॉट फुटबॉल। देखिए मतलब क्रिकेट क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कबड्डी भी खेलता है, क्रिकेट कबड्डी और लेकिन जो फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ऐसे सवाल कितने हैं, तो वो टी है। देखिए टी क्या है, सिर्फ क्रिकेट और कबड्डी खेलता है लेकिन फुटबॉल में नहीं है, तो टी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें कहा गया मिसिंग के जगह पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1 डॉट है, तो यहाँ पर 2 डॉट है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 डॉट वाला आना चाहिए, जो कि 2 में दिया हुआ है। उससे भी देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन भी होना चाहिए, तो लाइन ऑलरेडी है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट होगा। देखिए मिसिंग नंबर के स्थान पर क्या आएगा, इसमें बताएं। देखिए 15 3 18, 18 3 21 3 24 सीरीज बन रहा है, 3 3 जोड़ हो रहा है, देखिए 20 3 23 3 26, मतलब 18 3 21 यहाँ मिसिंग नंबर पे 21 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा पहला सवाल मैथ का है। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती दशमलव का मतलब रेकरिंग डेसिमल कौन सा है। रेकरिंग डेसिमल का मतलब ये होगा, अगर किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड के क्रम में क्या होगा, एक डिजिट डेसिमल के बाद क्या होगा, एक सेम ही नंबर क्या होगा डिवाइड करने के बाद आता रहे, वो क्या हो जाएगा, एक रेकरिंग डेसिमल होगा, मतलब कभी भी वह कटता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या जाएगा, आपका रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। इसमें से चेक करना है आपको कौन सा रेकरिंग डेसिमल है। अगर एक ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर बेस में क्या होगा, अगर 2 का पावर n मान लीजिए और 5 का पावर m, मतलब अगर बेस में फ्रैक्शन के हर में 2 और 5 होगा, तो वह क्या होगा, एक पॉइंट के बाद, एक मतलब कि डिफिनिट पॉइंट के बाद क्या होगा, वह कट जाएगा, मतलब वह शांत डेसिमल होगा, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ वह क्या हो जाएगा, रेकरिंग डेसिमल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा मतलब शांत होगा, वह क्या हो जाएगा, रेकरिंग डेसिमल कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें चेक कीजिए, देखिए पहले को छोड़ दीजिए, सेकंड को देखिए, सेकंड में क्या है, 21/7, इसको पहले आप 3 से काटिए, तो कितना जाएगा, 7, नीचे में कितना जाएगा, 20। देखिए अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 7 इंटू 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब 2 और 5 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट कुछ डेसिमल के बाद क्या होगा, यह कट जाएगा, मतलब यह शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस तरह से क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका रेकरिंग नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चेक कीजिएगा, देखिए काटिए इसको पहले 3 से, तो कितना जाएगा, 7/30। अब अगर आप 7/30 को क्या लिख सकते हैं, 7/30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 2, 6 इंटू 5। देखिए 2 5 तो है, लेकिन 3 भी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यह टर्मिनेटिंग नहीं होगा, लेकिन यह रेकरिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। इस ऑप्शन 3 भी चेक कीजिएगा तो क्या जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 3 भी आपका हो जाएगा एलिमिनेट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको साधारण भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए क्या कहा गया है, 0.25
और उसके बाद 0.2 है 45 पे क्या है आपको रेकरिंग है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए डेसिमल के बाद जो भी नंबर दिया होता है उसको हम लोग नोट करेंगे। देखिए कितना है तो 245 लिख लेंगे। 245 हो गया, फिर करेंगे हम लोग माइनस। माइनस किससे करेंगे, जिस नंबर पे रेकरिंग नहीं है। कौन से नंबर पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 2 पे रेकरिंग, तो 2 इसमें हो जाएगा माइनस। डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करते हैं, तो जितने भी नंबर पे रेकरिंग है उतने 9 लिखेंगे। तो 9 दो नंबर पे रेकरिंग है 4 5 पे, तो 2 को 9 हो जाएगा। अब जितने भी नंबर पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 आ जाएगा। क्लियर है, जितने भी नंबर पे डेसिमल पर देखिए कितना है 0 और 2 है, दो नंबर पे क्या है रेकरिंग नहीं है, उतना 0 इस पे आ जाएगा। सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा 243 243 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 9900। देखिए इसको काटिए, 6 9 9 से कट रहा है तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 से काटिए 11 नंबर कितना हो जाएगा 99, मतलब 27 बट्टे कितना हो जाएगा 1100। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कहा गया है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो क्या है 32 शेष बचता है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना बचता है 35 बचता है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा आपको वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप, अगर हम इसको x माइनस 4 से विभाजित करेंगे मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x की वैल्यू कितना जाएगा, x माइनस 4 से विभाजित करने का मतलब क्या होगा, इसको हम 0 को बराबर करेंगे, x की वैल्यू कितना जाएगा आपका 4। अगर x की वैल्यू 4 आ रहा है, इस 4 को इसमें पुट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा। रिमाइंडर कितना है तो 32 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू इसमें 4 पुट कीजिए, कितना जाएगा 16 प्लस 4x प्लस b इज इक्वल टू ये है 32 के बराबर है। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 4a है, तो क्या जाएगा आपका 4a प्लस बी इज इक्वल टू 32 माइनस 16 कितना जाएगा 16। एक इक्वेशन आपको यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को अगर x माइनस 4 से विभाजित करते हैं तो कितना आएगा ससफल 35 आएगा, मतलब इसमें हम इसको पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना जाएगा 4b, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको 4b प्लस a इज इक्वल टू कितना होगा 35 माइनस यहाँ कितना जाएगा 16, 35 माइनस 16 कितना जाएगा 19। आपको क्या निकालना है a प्लस बी का वैल्यू। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना होगा। देखिए इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4a 4 हो जाएगा कैंसिल। देखिए 4 हो जाएगा कैंसिल, ये कितना जाएगा आपका 16b माइनस 16b माइनस बी मतलब कितना जाएगा आपका 15b इज इक्वल टू ये कितना जाएगा 76, 76 माइनस 16 कितना जाएगा 60। मतलब आपको यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। ठीक है, b का वैल्यू आपका आ जाएगा 4। अब जब b का वैल्यू 4 आ गया तो a का वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए b का वैल्यू 4 है तो ये कितना जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू 16 दिया हुआ है, मतलब b चल जाएगा तो माइनस में, तो मतलब 4a का वैल्यू कितना जाएगा 12, तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना यहाँ से 3। a का वैल्यू आ जाएगा 3, आपको निकालना है a प्लस b का वैल्यू। a प्लस b का वैल्यू कितना होगा 4 प्लस 3 कितना जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। एक आपको गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बच्चों वाला सवाल। कहा गया है 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर है वो आपको बताना है। मतलब आपको सिंपल सम है, मतलब भिन्न का जोड़ है 5/8 प्लस 8/5 इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप देखिए सिंपल एलसीएम ले लीजिए 40 हो जाएगा, 25 प्लस 64 89/40, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से दिया जाता है तो उसका आयतन कितना है 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई कितनी है। अगर हम मान लेते हैं मूल लंबाई हमारा x है, ठीक है। अब और कहा गया है अगर x है पहले, अगर हम इसमें 3 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो x प्लस 3 हो जाएगा। तब कहा गया इसके आयतन का जो अंतर होगा 657 सेंटीमीटर घन बढ़ जाता है। तो अंतर कितना है 657 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर का है। तो देखिए घन का आयतन कितना होता है भुजा का क्यूब, मतलब x प्लस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा आयतन माइनस एक्स क्यूब। इसका वैल्यू आपको कितना दिया है 657 दिया हुआ है। एक तरीका इसको आप सिंपल से सॉल्व कीजिए, माइनस कीजिए, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालिए। एक तरीका आपके पास क्या है कि एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आप सीधा सीधा ऑप्शन को पुट कीजिए और आंसर आप निकालिए। देखिए अगर इस मूल भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर होता तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। 9 का क्यूब में 6 का क्यूब का मतलब 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729, और 6 का क्यूब होता है 216। इस दोनों को माइनस करने पर आपका 557 आ रहा है। देखिए तो क्या होगा, देखिए 529 माइनस 216 कीजिए तो क्या होगा, देखिए 9 में से 6 की जगह तो हो जाएगा 3, तो आपका ये आपका नहीं आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एलिमिनेट। आपका ये गलत आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 मतलब 12 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब। 657 आएगा तो नहीं आएगा। देखिए 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 1728 माइनस 9 क्यूब कितना 729,
तो 9 देखिए 18 माइनस 9 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट को ही माइनस करके आप चेक कर लीजिए आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको क्यूब नहीं भी आया तो सीधा देखिए 2 12 है, 12 क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट आपको 8 ही आएगा। तो 8 माइनस और 9 क्यूब करेंगे तो यूनिट कितना जाएगा 9 आएगा। 8 माइनस 9 माइनस कीजिए मतलब 18 माइनस 9 हो जाएगा तो 9 आएगा। और यूनिट यहाँ पर यूनिट कितना है 7 है। इस तरह से क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा एलिमेंट। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा 7 दिया है यहाँ पर, तो 7 मतलब कितना होगा 10, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा माइनस 7 का क्यूब। देखिए 1000 में से 343 आपको करना है माइनस, तो कितना हो जाएगा 7,657 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। मतलब अगर भुजा 7 सेंटीमीटर है तो मतलब प्रत्येक जो घन के मूल भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है दो व्यक्ति ए और बी की आयु में क्या है 16 वर्ष का अंतर है। अब कहा गया 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु क्या है तिगुनी होती है। मतलब देखिए हम अगर 6 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, जो बड़े व्यक्ति की आयु x है, सॉरी कहा गया अगर बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से तिगुनी होगा, छोटे व्यक्ति की आयु क्या जो छोटे व्यक्ति है उसकी अगर आयु x है तो बड़े व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा 3x होगा। अब कहा गया है, अब देखिए 3 साल बाद हो या फिर 3 साल पहले हो या फिर 6 साल पहले 6 साल बाद होगा, आयु का जो अंतर होगा दो व्यक्ति के बीच हमेशा क्या होगा वह बराबर होगा। मतलब अगर राम की आयु अगर 18 साल अभी है और श्याम की आयु अगर 24 साल है, ठीक है, तो दोनों का आयु का अंतर कितने का है 6 वर्ष का। आज से अगर हम 15 साल बाद दोनों की आयु का अंतर भी अगर पूछा जाए तो कितना जाएगा वह उतना ही होगा। अंतर कितना होगा 6 साल अभी है तो फ्यूचर में भी 6 साल का ही अंतर रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो देखिए तो क्या कहा गया है दोनों का 16 वर्ष का अंतर है, दो व्यक्ति का आयु का अंतर कितना है 16, मतलब 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना दे दिया है 16, मतलब 2x वैल्यू कितना जाएगा आपका 16, x वैल्यू कितना जाएगा 8। मतलब छोटे वाले व्यक्ति की आयु 8 वर्ष, बड़े वाले व्यक्ति का आयु कितना जाएगा 24 वर्ष। लेकिन कब ये 6 वर्ष पहले की है, हमसे क्या पूछा गया ए और बी की आयु, ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। कम आयु वाले व्यक्ति कौन है एक्स है, इसकी आयु कितनी है 8 वर्ष। कब 6 वर्ष पहले, तो अभी कितनी आयु होगी तो 8 प्लस 6 बढ़ जाएगा मतलब 14 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया है 256 के कितने गुणनखंड क्या है पूर्ण वर्ग है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है ट्रिक हम बताते हैं आपको। 256 को क्या है अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना जाएगा 2 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा 2 पावर 8 को क्या करें 256 के बराबर होता है। अब 2 का पावर 8 हो जाएगा ये। अब कहा गया है कितने पूर्ण वर्ग हैं इसके गुणनखंड के, कितने पूर्ण वर्ग। देखिए तो जो पावर होगा उसका करेंगे हम लोग पावर को 2 से डिवाइड कर लेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा उतने ही उसके गुणनखंड होंगे। मतलब 4 प्लस 1 कितना जाएगा 5, 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे 256 का देखिए आप गुणनखंड निकालिए कौन कौन से गुणनखंड क्या है पूर्ण वर्ग होगा। देखिए सबसे पहले तो क्या है कोई भी नंबर का गुणनखंड क्या होता है एक होता है, सभी का गुणनखंड क्या है एक होता है, एक को एक पूर्ण वर्ग है एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 हो जाएगा एक, 4 इसका गुणनखंड है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 भी होगा और सेम नंबर 256 भी एक गुणनखंड खुद का है, ठीक है। तो मतलब एक 4 एक हो गया 256 पांचवा नंबर हो जाएगा। मतलब 5 क्या है 256 के पूर्ण गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ए और बी किसी भी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। आगे देखिए कहा गया बी और सी मिलकर के 30 दिन में, देखिए बी और सी काम को 30 दिन में कर लेता है, जबकि सी और ए मिलकर के 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी प्लस ए मिलकर के काम को 34 दिन में, सॉरी 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो कहा गया बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले सभी कर लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम कितना जाएगा तो आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा एलसीएम। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 120 बट्टे 20 मतलब 6। बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 और सी प्लस ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब आपको निकालना है बी प्लस सी की अलग अलग क्षमता। देखिए तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों को जोड़ 2 से डिवाइड कर लेंगे मतलब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी। देखिए तो कितना जाएगा आपका 10 5 15, 15 बट्टे 2, 15 बट्टे 2 हो जाएगा ए प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। हमें क्या निकालना है आपको निकालना है बी और सी की अलग अलग क्षमता। सबसे पहले देखिए अगर ए बी को माइनस कर लेंगे तो यहाँ सी की क्षमता आ जाएगी, तो सी की क्षमता हो जाएगी आपकी 15 बट्टे 2 माइनस 6 मतलब 15 माइनस 12 बट्टे 2 मतलब 3 बट्टे 2 हो जाएगा सी की क्षमता। अब निकालना है आपको बी की क्षमता। बी की क्षमता कितनी जाएगी सी ए को कर लीजिए माइनस, बी की क्षमता कितनी जाएगी आपका तो 4 बी इसको माइनस कर लेना है आपको ये 5 को, तो 15 बट्टे 2 माइनस 5 मतलब 5 बट्टे 2। अब निकालना है आपको बी और सी अलग अलग कितने दिन में काम, अगर पूरा काम 120 यूनिट है, सी की क्षमता कितनी है 3 बट्टे 2, तो इसको डिवाइड कीजिए 3 और 2 चल जाएगा ऊपर मतलब होगा 40 दूनी 80, मतलब 80 दिन में क्या होगा बी काम को कंप्लीट करेगा। उसके बाद देखिए सी कितने दिन में करेगा, इसको 5 बट्टे 2 कर लीजिए, कितना 24 दूनी 48 दिन में, सी 48 दिन में और बी क्या होगा 80 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है।
देखिए अगले सवाल में कहा गया है जोई और मिनती के कंचों की संख्या का अनुपात क्या है? 5:8 है। जबकि जैकब और मिनती कंचों की संख्या का अनुपात कितना? 7:12। तो जोई और जैकब के कंचों के अनुपात आपको निकालना है। देखिए जोई है और मिनती है, इसके कांचों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:8। आगे कहा गया जैकब, हम जे से जोड़ के जैकब को, जैकोब और क्या है मिनती, इनके कंचों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:12। ठीक है, तो अब देखिए सभी को पहले क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मिनती की कंजूस संख्या कितनी है? 12। यहाँ पर मिनती की संख्या कितनी है? सॉरी, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है। दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल कैसे होगा? देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24। इसको कर लीजिए आप 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर लीजिए आप 2 से। देखिए तो मिनती की यहाँ पर कितना होगा? 24। यहाँ पर कितना जाएगा? 24। तो देखिए जॉय, जोई को JY लिखे हैं, जोई, मिनती और जैकब के बीच का अनुपात कितने? देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 15 अनुपात 24, और ये कितना जाएगा? 7। जैकब का हो जाएगा आपका 7। तो 24, 15, 24 और 7 का रेशियो हमें निकालना है, जोई और जैकब। तो जोई के लिए कितना है? 15। जैकब के लिए कितना है आपका? सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी आपको हो जाएगा 2, मतलब ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 14 हो जाएगा। ये मतलब 15:14। ऑप्शन नंबर आपका 3 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। मतलब हम कहें अगर सीपी सेलिंग प्राइस बट्टे सॉरी कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस, ये कितना जाएगा आपका? 3/4। मतलब 3 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब 3 रुपया सीपी है, लाभ कितना होगा? 1 रुपया का इंटू 100 कर लीजिए, लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपको, मतलब 33.1/3 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। देखिए कहा एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया। ट्रेन की रफ्तार आपको बताना है। मान लीजिए देखिए ट्रेन की लंबाई अगर L है तो L प्लस 140 कुल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बट्टे टाइम। 15 सेकंड में पार करता तो ये हो जाएगा आपका स्पीड। सेकंड प्लेटफॉर्म को वैसे ही करना है। देखिए तो ट्रेन की लंबाई L है, सेकंड प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 180। इसको पार करता है 17 सेकंड में, दोनों का स्पीड बराबर कर लेना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 17L माइनस 15L कितना हो जाएगा आपका? 2L इज इक्वल टू ये जाए कितना? 180 इंटू 15 मतलब 90 इंटू 30 2700 माइनस 17 इंटू 14, देखिए 17 चौका 68, 17 चौका 17 चौका 68 और 17 36 2380। 2 का वैल्यू कितना आएगा? L का वैल्यू कितना जाएगा? देखिए माइनस कीजिए कितना होगा? 2400 माइनस ये हो जाएगा 20, 320 हो जाएगा आपका 12 का वैल्यू। तो L का वैल्यू कितना जाएगा? 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब हो जाएगा आपका 16 160। ट्रेन की लंबाई 160 हो जाएगा। अब देखिए ट्रेन का लंबाई सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा? 160 प्लस 140 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इसको पार कितने करता है? 15 सेकंड में, यही आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। मतलब ये हो जाएगा आपका 300/15 300/15 कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड क्या जाएगा? ट्रेन की स्पीड जाएगा। लेकिन आपका आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई। तो 5 चौका 20 मतलब 18 चौका 72, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? ट्रेन की स्पीड होगी। देखिए कहा गया है एक पंखा 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है। यदि उसे 2400 में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होता, वो आपको बताना है। मतलब 3600 में बेचता है तो क्या है? 4% का लॉस होता है। मतलब हम कह दें 96% का वैल्यू कितना जाएगा? 3600। तो कहा गया है अगर 4200 में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा या हानि होगा, वो आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए इसको 100% निकालेंगे, मतलब आपका कॉस्ट प्लस आ जाएगा। 6 से काटिए 16 का 96 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6 36। इसको आप काट लीजिए, 4 से काटिए, 4% का वैल्यू कितना जाएगा? 150। मतलब अब हम इसको 100% निकाल सकते हैं, मतलब 25 इंटू 25 कर करके, मतलब 100% का वैल्यू कितना जाएगा आपका? तो 15 पचे 75 का 5, 15 दूनी 30, 7 37, 3750 का जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर हम इसको 4200 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट कितने का जाएगा? तो 4200 माइनस 3750 मतलब 450। 400% प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, वो आपको निकालना है। तो कितने परसेंट हुआ कैसे निकालेंगे? मतलब प्रॉफिट बट्टे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 450 बट्टे 3750 डिवाइड इंटू 100 कर लेना है। देखिए 0 0 कैंसिल, 9 से कट रहा है 12 3 15, 5 से पहले काट लेते हैं। देखिए 9 5 45, 5 7 5 35 और 35 5 25। देखिए 25 जाकर 25 दिया कितना जाएगा? 75, 25 चौका
100 और 3 तिया 9, मतलब 3 इंटू 4 कितना जाएगा 12% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वाला देखिए कहा गया है कुछ आंकड़े के 15 परीक्षणों का योग कितना दे दिया है 434 प्लस एक्स दिया है। यदि आंकड़ों का मध्य एक्स है तो एक्स का मान कितना होगा। देखिए 15 परीक्षण का योग अगर 434 प्लस एक्स है तो इसका कहे माध्य निकालना मतलब एवरेज निकालना हो कितना होगा 434 प्लस एक्स बट्टे परीक्षणों की संख्या कितना है 15 इज इक्वल टू ये माध्य आपको 15 परीक्षणों का योग इतना दे माध्य क्या है x है तो x का मान आपको निकालना है। आंकड़ों का मान x दिया हुआ है तो अब यहाँ सॉल्व कीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 15x माइनस 14x का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 434। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 से काट लीजिए 14 42 14 एकम 14 मतलब क्या जाएगा x का वैल्यू आपका आ जाएगा 31 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले साल में कहा गया है सिम्स 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। n वर्षों के बाद सिम्स को 1655 और प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात करना है। मतलब कोई भी पर्सन क्या है 5000 रुपया इन्वेस्ट करता है कितने पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो कहा गया है n ईयर के बाद वह 1655 और रिसीव करता है मतलब 1655 कहा जाएगा आपका यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको ईयर कितने ईयर के लिए इन्वेस्ट किया वो आपको निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला से आप पुट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये आप कितना 5000 प्लस 1655 ये कितना जाएगा 6655। ठीक ये जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना जाएगा आपका 5000 इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टे 100 का पावर एन। उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 11 बट्टे 10 का पावर एन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इज इक्वल टू इतना दिया हुआ। आप देखिए काटिए सबसे पहले 5 से कटेगा तो 11 5 हो जाएगा सॉरी 5 से कटेगा तो आपका हो जाएगा ये 13 5 65 5 तिया 15 5 एकम 5 ये कितना जाएगा आपका 1000 मतलब ये जाएगा आपका 11 13 से 31 बट्टे 1000 मतलब इसको लिख सकते हैं 11 बट्टे 10 का पावर क्यू मतलब एन का वैल्यू आपको कितना जाएगा 3 ईयर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। देखिए कहा गया है यदि संख्या x3451 3 से विभाज्य है तो x एक अंक है तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है वो आपको बताना है। देखिए कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य है इसका मतलब क्या होगा उसका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए मतलब उसके डिजिट का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। मतलब संख्या देखिए x है प्लस इसको ऐसे कर लीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 देखिए सभी को जोड़िए कितना जाएगा x प्लस 7 5 12 1 13। अब देखिए 13 में इस संख्या को क्या क्या रखें कि यह संख्या क्या होगा 3 का फैक्टर आ जाए। मतलब अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 15 आ जाएगा 15 3 से विभाजित है। उसके बाद x के स्थान पर हम 5 रख देंगे तो भी हो जाएगा 5 के बाद क्या होगा 8 रख सकते हैं। मतलब 3 संख्या पॉसिबल है 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। ठीक है मतलब देखिए 8 उसके बाद क्या होगा 11 आएगा लेकिन क्या है एक ही डिजिट का संख्या x होना चाहिए तो क्या होगा 11 नहीं होगा। यही 3 नंबर x के लिए पॉसिबल है इस सभी का योग निकालना है सभी को दो जोड़ दीजिए मतलब 8 5 13 2 15 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। कहा गया है दो भिन्न का योग 3/4 है यदि उनमें से एक 2/3 है तो अन्य भिन्न क्या होगा। मतलब 2/3 प्लस अन्य भिन्न x है इस दोनों का योग 3/4 है तो आपको x का मान निकालना है। मतलब 3/4 माइनस 2/3 सिंपल है एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा आप कैल्शियम 9 माइनस 8 मतलब 1/12 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क की बजरी कराने की खर्च कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए कहा गया है वर्गाकार पार्क है। देखिए आपको हम थोड़ा फिगर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या कर देखिए एक वर्गाकार पार्क है इसके बीचों बीच क्या है कि 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है जो कि उसके लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। इस तरह से आपका 2 मीटर 2 मार्ग है 2 मीटर लंबी है जो कि इसके माध्य से बनाई गई है। तो इसका आपको सिर्फ ये जो दिया हुआ है आपका सड़क इस सड़क का एरिया निकालना है। आपको कहा गया इस एरिया पे 100 मीटर प्रति वर्ग की दर से बजरी कराई जानी है तो इसकी लागत कितनी होगी वो आपको बताना है। क्लियर है। तो देखिए आपको यहाँ से इस जो रोड है इसकी चौड़ाई कितनी दे दिया गया है 2 मीटर की दी हुई आपको पता है वर्ग है पूरा ये तो इसका लंबाई आपको दे दिया है 22 मीटर। तो अब इस दोनों सड़क की लंबाई आपको निकाल लीजिए सिंपल है। तो देखिए ये कितना जाएगा इस रोड की लंबाई निकालेंगे कितना जाएगा 22 इंटू 2
इन आयताकार में तो 22 × 2 कितना होगा 44 प्लस इसका भी उतना ही होगा 44। लेकिन इसी ध्यान रखिएगा ये जो है आपको दोबारा 2 बार काउंट हो चुका है, तो इसको हम लोग एरिया जो वर्ग बनेगा यहाँ पर, ये भी इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2 मतलब वर्ग बन रहा है, इसको माइनस कर लेंगे मतलब 4 सेंटीमीटर कर लेंगे, माइनस कितना जाएगा आपका 84 वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर जो भी दिया हुआ यूनिट उसमें हो जाएगा। 84 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो इस पे क्या है 100 मीटर प्रति स्क्वायर मीटर की दर से बजरी कराने से इसकी लागत कितना होगा, तो 84 × 100 मतलब 8400। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंक खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए रघु का एक टैंकर है, टैंकर मान लेते हैं टी है, यह क्या है 4 घंटे में टैंक को खाली टैंक को भर देता है। तो अगर टैंक की क्षमता अगर हम लोग अपने मन से इसके फैक्टर मान लेते हैं 40 यूनिट का है, तो टैंकर की क्षमता कितनी हो जाएगी 10 यूनिट प्रति घंटे क्या होगा टैंक को भरता होगा। सवाल में कहा गया जलाशय आधा भरने के बाद, मतलब आधा भरने में 4 घंटे में, पूरा भरता आधा घंटे में कितना समय लगेगा 2 घंटा लगेगा। ठीक है, 3 और इसी तरह के टैंकर हैं, मतलब एक टैंकर तो टी है जो कि 10 यूनिट प्रति घंटे भरता है, तो 3 और मतलब 4 टैंकर क्या हो जाएगा 10 यूनिट प्रति घंटे के रफ्तार से भरेगा, मतलब 1 घंटे में 40 यूनिट टैंक को भरता है। लेकिन आधा भरने के बाद मतलब सिर्फ 20 यूनिट टैंक की क्षमता है, तो इसको कितना घंटे में भरेगा, तो देखिए 20 बटे कर लीजिए 40 मतलब आधा घंटे में टैंक को भर देगा, मतलब 2 घंटे पहले चला और आधा घंटे टैंक को एक चार इस तरह के 4 टैंक मिलकर के आधा घंटे में भर देगा, मतलब 2 घंटा प्लस आधा घंटा टैंक को भरने में लगेगा, मतलब 2.5 घंटा लगेगा। देखिए Venn diagram shows the distribution of the minerals in the human body. Based on the given data, what is the ratio of calcium to the sodium? देखिए कैल्शियम से सोडियम का रेशियो निकाल, कैल्शियम कितना रेशियो है 40, सोडियम कितना है 8, मतलब 5/1, 5:1 होगा, 5:1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x इक्वल टू 2/3 है और x इक्वल टू -1/2 है, तो इसको आपको कहा गया है इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखिए जब कभी भी रूट दिया हुआ है इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए अगर x इक्वल टू अल्फा दिया है और x इक्वल टू 2 रूट दिया है बीटा दिया हुआ है, तो कैसे होगा इसको फैक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस होगा दोनों जगह, बीटा इक्वल टू 0 के बराबर कर लेते हैं। सिंपल है, तो देखिए इसमें क्या जाएगा, तो x माइनस 2/3 इंटू एक्स यहाँ पर ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। देखिए इसको एलसीएम लीजिए कितना होगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 वाला आंसर होगा। तो देखिए कौन कौन सा नहीं हो रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका x माइनस 3x माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा प्लस वाला दोनों हो जाएगा आपका एलिमिनेट। क्लियर, उसका देखिए 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 होगा, तो 2x प्लस 1 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया है एक 10 भुज मतलब हेन डेकागोन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। आप सबसे पहले देखिए पॉलीगॉन्स दिया हुआ और उसमें कहा गया है आपको डायगोनल की संख्या बताना। ये हेन डेकागोन का मतलब कितने साइड होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 11 साइड होंगे। 11 साइड वाले पॉलीगॉन्स का आपको विकर्णों की संख्या बताना है, तो क्या फॉर्मूला होता है n इंटू मतलब नंबर ऑफ साइड इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना जाएगा आपका, देखिए कितना होगा 11 इंटू 8/2 मतलब 44। 44 का जाएगा विकर्णों की संख्या, ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक आपका गलत दिया हुआ है। देखिए अगले सवाल में, अब देखिए मैथ का सवाल कंप्लीट हो जाएगा, अब हम लोग रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो कहा गया एज्यूमिंग दैट द, जिसमें दिया होगा नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए आप लोग इस तरह के सीरीज को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सीरीज का पैटर्न क्या कहता है, तो देखिए 8 है यहाँ पर 12 है, 8 है, तो यहाँ पर 80 दिया हुआ है, मतलब दो छोटे नंबर को इस्तेमाल करके थर्ड जो बड़ा नंबर होता है उसको निकाला जाता है। तो देखिए कौन सा लॉजिक बैठ रहा है, तो देखिए 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए, मतलब 144 माइनस 64 कीजिए तो आपका 80 आ जाता है। इस तरह देखिए 16 का स्क्वायर माइनस 7 कीजिए 207 आ जाता है। इसी तरह से क्या होगा 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 441 कीजिए, आपको 184 ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है I को 10 लिखा गया है, L को 13 लिखा गया है, O को 16 लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क है, X को 25 लिखा गया है, तो इस मिसिंग नंबर स्थान पे 2 नंबर मिसिंग है, उसके स्थान पर क्या होगा। देखिए I दिया है 9 है, फिर यहाँ पर कितना है आपको L दिया गया है 12 दिया है, 3 जोड़ दिया गया है, फिर 15 वाला नंबर दिया गया O 3 जोड़ दिया गया है, मतलब O के बाद 3 नंबर जोड़ेंगे मतलब 18 मतलब R आएगा। अब देखिए R आ जाएगा तो R के सामने जो नंबर कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर 10 3 13 3 16 3 19 ऐसे भी एक मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर I का प्लेस वैल्यू कितना है 9, तो 9 में 1 जोड़ दिया 10 18 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मतलब R 19 वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही दिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा होगा, कथन ए को कथन बी के हेल्प से बताना है। देखिए महीने का अंतिम दिन क्या है, सोमवार है, इससे आप बता सकते हैं महीने का अंतिम दिन रविवार है,
तो 14वां दिन कौन सा होगा वो आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहा गया देखिए ऑप्शन नंबर 2 में मास का चौथा शनिवार क्या है? 25वां है, मतलब 25th डे है। 25th डे क्या होगा? मास का चौथा क्या है? शनिवार है। 14वां दिन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे होगा? देखिए इसमें से आप अगर कहें 18वां दिन कौन सा होगा तो शनिवार ही होगा। शनिवार में से 4 दिन माइनस कर लीजिए, आपको 14वां दिन मास का आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन क्या है सिर्फ 2 आंसर देने के लिए पर्याप्त है, एक नहीं अपर्याप्त है। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 अल्टरनेटिव, मतलब जो 3 से अलग है चौथा ऑप्शन वो आपको बताना है। देखिए पैटर्न क्या है? एक्स वाई जेड, फिर क्या है? डब्ल्यू, मतलब एक्स से पहले वाले नंबर, जी एच आई, जी से पहले वाले नंबर एफ, एम एन ओ, एम से पहले वाले नंबर एल, मतलब एल एम एन ओ। इसे देखिए पी ओ एन दिया है, ये विकल्प होगा। देखिए ये तो आपको सबसे अलग है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। देखिए मिरर इमेज आपको इसको बताना है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। सबसे पहले देखिए मिरर इमेज से पहले क्या करना होता है आपको? ऑप्शन एलिमिनेट किए। देखिए तो ये वाले पार्ट नीचे है तो हमेशा नीचे ही रहेगा मिरर इमेज में। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा एलिमिनेट। देखिए ये वाला पार्ट, अब देखिए राउंड फिगर में ये जो दिया हुआ है ये वाला पार्ट क्या है? ऊपर है। तो देखिए ये ऊपर है, ए में है, लेकिन डी में देखिए सीधे नीचे दे दिया, तो रिवर्स ये भी आपका एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाता है। देखिए कहा गया है, तार्किक सवाल है, कोई लड़की कूद नहीं सकती और कुछ लड़कियां तैराक है। निष्कर्ष में दिया है पुरुष तैराक कूद सकते हैं, तो ये इससे कोई तात्पर्य नहीं रखता है कथन से। कुछ तैराक कूद सकते हैं, ये भी कथन से कोई भी तात्पर्य नहीं रखता है, मतलब तो एक और नहीं। नितिन ranks 23rd from the top in a class of 42. What is the rank from the last? लास्ट से क्या गया? नितिन का रैंक मतलब 23rd है, किससे? टॉप से। और बॉटम से क्या रैंक होगा वो आपको बताना है। इसलिए क्या करना है? 42 माइनस 23 कर लीजिए, प्लस इसमें 1 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 42 माइनस 23 कितना जाएगा आपका? 19 प्लस 1 मतलब आपका आ जाएगा 20, मतलब 20वां रैंक नितिन का बॉटम से है, यानी लास्ट से है। देखिए इसमें कहा गया ग्रुपिंग करना है आपको, तो ग्रुपिंग करके बताइए कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ग्रुपिंग कीजिए। देखिए 1, 3 और 5, 1, 3, 5 देखिए क्या है? सभी सर्कल का पार्ट है। ठीक है, एक सेमी सर्कल 2 है और एक पूरा सर्कल है। तो 1, 3, 5 देखिए बन रहा है। 2, 6, 8 क्या है? तीनों ट्रायंगल 2, 6, 8 को कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए क्वाड्रेटरल है 4, 7 और 9, 4, 7, 9 का पेयर बन जाएगा। देखिए इसमें कहा गया है इफ द first tantrum and last tantrum of the given expression are interchanged in such a way that the first term is interchanged with the last, मतलब r को s से, and the second last मतलब b को s से इंटरचेंज कर देना है, the third को थर्ड लास्ट से चेंज करना है। इसी तरह से मतलब 10 नंबर को चेंज करना है। तो व्हाट विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द राइट इन द न्यू अरेंजमेंट, मतलब राइट से पांचवा वही होगा जो लेफ्ट से पांचवा होगा। इंटरचेंज करेंगे मतलब देखिए पांचवा लेफ्ट से निकाल सकते हैं, लेफ्ट से पांचवा कौन सा होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, राइट से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। समझ गए होंगे इसमें पूछा क्या गया है? राइट से पांचवा इंटरचेंज करेंगे तो जो राइट में होगा वो लेफ्ट में चल जाएगा, जो लेफ्ट में होगा वो राइट में चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है करेक्ट रिप्रेजेंट जो किसको कर रहा है वेन डायग्राम, वो आपको बताना है किस ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है? मांस खाने वाले जानवर, बाघ और गाय। तो जितने भी मांस खाने वाले हैं इसको हम ऐसे नोट करेंगे, तो मांस खाने वाले के अंदर ही क्या आ जाएगा? आपका बाघ आ जाएगा, और गाय क्या है? सभी से क्या है? अलग है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में इस तरह से पेयर बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, तार्किक ये भी सवाल है, कहा गया है केवल काम करने और कोई मनोरंजन न करने से जैक सुस्त बन जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? जैक काम करता है, कोई मनोरंजन का काम नहीं करता है, जिसके कारण से जैक सुस्त बन जाता है। देखिए काम करना महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट निष्कर्ष में 1 में दिया गया, जो कि इसका वक्तव्य से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है। अब हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ काम ही करता है तो काम करने के कारण खेल से मनोरंजन के काम से समझौता करना पड़ रहा है। निष्कर्ष 2 क्या है? आपको अनुसरण करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है JUMB, इसको क्या है? ये लिखा गया है, तो ये किस पैटर्न को फ्लो कर, इस पैटर्न को फ्लो करते हुए यहाँ पर क्या आएगा वो बताएं। देखिए JU सब इसको देखिएगा, देखिए सभी को क्या है? रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। देखिए SKCU मतलब इसको, इसी को क्या गया है? रिवर्स करके यहाँ पर लिखा गया, इसको आप रिवर्स करके यहाँ पर लिख दे, मतलब KCAJP, इस तरह से आपको IHS आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। देखिए कहा गया है कथन में कहा गया है PQR के लिए कोड क्या होगा? वक्तव्य 1 और 2 के हेल्प से आपको बताना है। तो PQR के लिए कोड क्या होगा? देखिए ABC के लिए कोड लिखा गया है इन्होंने BCD, उसके बाद DEF के लिए क्या लिखा गया है? EFG। तो इसके हेल्प कर सकते हैं PQR कोड क्या होगा। देखिए ABC के लिए क्या लिखा गया है? BC कंटिन्यू रखा है, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा उस तरह से उसको इसको देखिए DEF को लिखा है EF, EF के बाद G आएगा। इस पैटर्न के हिसाब से हम PQR को लिख सकते हैं क्या?
PQR का कोड क्या हो सकता है, तो QRS। इस तरह से आप स्टेटमेंट एक आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त है। स्टेटमेंट 2 को देखिए, LMN तो MNO इसका सेम है, तो 2 भी क्या है हमारे स्टेटमेंट पर्याप्त है, मतलब या तो ये 1 या फिर 2 आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है कौन सा इसमें ऑड है। देखिए 1 2 3 सभी को देखिएगा 2 लाइन दिया हुआ एरो का साइन लगा, सभी का क्या है लेंथ इक्वल है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसका क्या है लेंथ छोटा है, बाकी ये बड़ा है और ये छोटा है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 दूसरे सभी से क्या होगा, डिफरेंट है। देखिए इसमें कहा गया ये भी कौन सा कैरेक्टर क्या है, ऑड है। देखिए लेमडा ए और पाई और 5 है, ठीक है। देखिए 5 क्या है, नंबर है, बाकी के भी सभी के सभी क्या है, सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, मतलब 5 क्या है इस ग्रुप से अलग है। देखिए इसमें पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट लाइन इसमें कितने होंगे। तो सबसे पहले देखिए काउंट कीजिए, ऐसे काउंट कीजिए 1 2 और 3, इस तरह से इसमें कितने बने 3, प्लस देखिए इसको ऐसे काउंट कर लीजिए आप 1 2 3 4 और ये कितना जाएगा आपका 5 प्लस 5, इस तरह से हो जाएगा आपका 8। आगे देखिए आगे काउंट कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये आपको एक ऐसे ये बन रहे हैं, कितने जाएंगे आपका, ये हो जाएंगे आपके 2। अब आप लोग देखिए कितना जाएगा आपका 10। और भी कहीं स्टेटमेंट आपको दिख रहा है जो हम लोगों ने काउंट करना छोड़ दिया है, तो आप देखिए इसको इधर दूसरा एंगल लेते देखिए ये आपको ये बन रहा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब इससे क्या होगा 1 और 4 इसमें ऑडिट कर लेंगे, मतलब कितना जाएगा 10 4 14 मिनिमम स्टेट लाइन की जरूरत है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए ये भी एक सीरीज बेस्ड सवाल है, 84 8 84 है, 14 और 12 है, 81 के हेल्प से मतलब बताना है इस तरह से कौन सा पैटर्न को फ्लो कर रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग। तो देखिए 14 और देखिए 6 कितना होता है 84, 14 इंटू 6 84 मतलब 12 को आधा कर लेते हैं, तो ठीक है, आप ऐसे बोल देते हैं 14 इंटू 12 बट्टे 2 कितना जाएगा आपका 84 आ जाएगा। इसलिए देखिए इसमें 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 81 आ रहा है, तो देखिए 81 9 81 आ रहा है। इसमें क्या जाएगा, तो आपको x इंटू 11 बट्टे 2 इज इक्वल टू 88, मतलब 8 दूनी 16, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर देखिए अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, कहा गया है यदि y जो है x का भाई है, y जो है x का भाई है, अब कहा गया y जो है z का बेटा है, मतलब z का पुत्र क्या है y है, तो z के पिता x के क्या होंगे, z के जो फादर होंगे x के क्या होंगे, तो x के क्या होगा ग्रैंड फादर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल हमारा सिंपलीफिकेशन का सवाल है। देखिए डेसिमल का एडिशन है, एडी कीजिए सभी को। बच्चे वाला सवाल देखिए 0.196 है, 3 डिजिट के बाद देखिए कहीं भी नहीं है, सबसे 0 पॉइंट के बाद जो थर्ड डेसिमल होगा यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पोजीशन पे 9 है, 6 कितना जाएगा 15 का 5, 15 का 5 देखिए 5 6 आएगा, 7 6 या हो जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद देखिए लास्ट 1 9 10 6 16 1 17 का 7, मतलब डेसिमल के बाद 756 आएगा, 75 मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखिए 196 प्लस 19 प्लस 1 कितना जाएगा 19 प्लस 20 1 20 हो जाएगा, 196 प्लस 20 216 और एक था कैरी 217 हो जाएगा 217.56, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात दे दिया है कितना 4:1 और 3:1 है, मतलब दो अलग अलग तरह का मिश्रण है, एक में है 4:1 में पानी और शरबत का रेशियो, दूसरे में कितना है 3:1। इसको कहा गया अगर 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा वो निकालना। सबसे पहले क्या करना था इस सवाल के, इस तरह के सवाल में दोनों की जो क्वांटिटी होगी हम लोग उसको इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर ये कितना है 5 यूनिट, ये कितना है 3 1 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट, इसको हम क्या करेंगे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, दोनों क्या होगा दोनों क्वांटिटी हो जाएगा इक्वल। मिलाना किस रेशियो में है 1:2, मतलब इसका 1 यूनिट और इसका 2 यूनिट मिलाना है। अब इसको अब जो नया जो रेशियो बनेगा वो आपका आंसर होगा, काट लेता था देखिए 2 से आपको जाएगा कट जाएगा। देखिए नया रेशियो कितना बनेगा आपको, ये 8:1 और ये कितना बच जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 रेशियो कितना जाएगा आपका 5, ठीक है। ये आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका जाएगा 8:2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दोनों क्या करेंगे हम लोग कंबाइन कर देंगे, दोनों को मिलाना है 1:2 में, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 8 + 5 कितना जाएगा 23, अनुपात 5 + 2 कितना जाएगा
7, मतलब 1:2 में मिलाने के बाद नया रेशियो कितना बनेगा 23:7। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। समझ गए होंगे, इस तरह से आप इस तरीके की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, कथन बेस्ड सवाल है, कहा गया है माँ की आयु, मतलब सवाल में कहा गया है कथन के आधार पर माँ की आयु क्या होगी वो ज्ञात करना। तो माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है, मतलब अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो मदर की आयु कितना हो जाएगा x+10। क्या कथन एक के हेल्प से माँ की आयु बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते हैं। सेकंड में देखिए पुत्र की आयु पुत्री की आयु से क्या है 24 वर्ष अधिक है, मतलब डॉटर की आयु कितनी जाएगी x-24। क्या हम ये स्टेटमेंट 1 था और ये आपका 2 था। क्या 2 के हेल्प से मदर की आयु बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। दोनों कंबाइन करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। मतलब केवल जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया है केवल 2 पर्याप्त है, तो 2 से आपके हेल्प से नहीं पता कर सकते हैं कि माँ की आयु कितनी है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर 1 और नॉर 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डिलीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपको 2, 2, 3 जो भी होगा वो आपका करेक्ट होगा। ये आपका गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है ये आपका गलत है। देखिए अगले सवाल में कहा गया है ए और बी एक काम को 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को 10 दिन में जबकि बी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों को ले लेंगे हम एलसीएम, मतलब टोटल कितना जाएगा एलसीएम 30 यूनिट काम है, एक की क्षमता कितनी जाएगी 30/10, मतलब 3, बी की क्षमता कितनी जाएगी 30/15 मतलब 2। अब देखिए कहा गया है बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुट जाता है, मतलब बी अकेले 5 दिन किया, मतलब 10 यूनिट 5 भी काम कर दिया होगा, प्लस दोनों काम साथ में मिल करेगा, मतलब 5 यूनिट प्रत्येक दिन करेगा। x दिन तक मान लीजिए काम को करता है तो ये 30 यूनिट काम हो जाएगा खत्म, मतलब ये हो जाएगा कितना 20, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, x के वैल्यू कितना जाएगा 4, मतलब ए जो है ए कितने दिन काम किया 4 दिन, बी कितने दिन काम किया 4 दिन साथ में मिल किया और 5 दिन पहले किया, मतलब बी कितने दिन काम किया 9 दिन। क्या कहा गया है, यदि वह 60 रुपया कमाते हैं तो व्यक्तिगत हिस्सा क्या होगा ए और बी को वो बताना है। तो देखिए ए जो है 4 दिन काम किया, क्षमता कितनी है 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा 12 रेशियो, बी की क्षमता कितनी है 2, तो 9 दूनी 18, मतलब 12:18, मतलब 2:3 में दोनों को हिस्सा होगा, ए को 2 रुपया तो बी को 3 रुपया। इस तरह देखिए टोटल कितना मिलना है इसको 60 रुपया, मतलब 3 + 2 5 यूनिट का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 60 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 12, मतलब एक हिस्सा कितना जाएगा 24 रुपया, बी कितना जाएगा 36 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है दिए गए संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या हुआ, मीडियन आपको निकालना है, सभी को क्या करना है आपको, देखिए इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है। यहाँ पर माध्यिका निकालना है, माध्य नहीं निकालना है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कहा गया मीडियन, आपको कहता मीन निकालने के लिए तब होता मीन, तो मीन का मतलब क्या होगा एवरेज निकालना, सभी को जोड़ करके उसको डिवाइड कर ले तो आपका जाएगा क्या माध्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माध्यिका निकालना है, इंग्लिश में मीडियन कहा गया है। सबसे पहले क्या करना करेंगे हम लोग इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए 2, फिर कितना है 3, फिर 4, फिर 6 और फिर कितना जाएगा 8, कुल मिला कितने टर्म हो गए। तो आपको देखिए जो मिडिल वाला टर्म होगा वही क्या होगा आपका माध्य होगा। तो देखिए टोटल देखिए 3 और 4 दोनों क्या है मिडिल में है, 2 इधर 2 इधर, मतलब 3 और 4 दोनों क्या हो गया मिडिल, मतलब 3 4 क्या जाएगा दोनों माध्यिका हो गया, मतलब 3 + 4 को जोड़ दीजिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब 3.5 क्या आ जाएगा माध्यिका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। देखिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 23 - 10 कितना जाएगा 0। अब देखिए ये 23 - ये 23 कितना जाएगा 0, ये भी होगा 0, फिर 23 - 23 बचेगा मतलब 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए इसको साइन, देखिए इसको लिखिए, देखिए थोड़ा साइन थीटा, और देखिए ये क्या होगा cos 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा होता है, मतलब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी कितना जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos की वैल्यू कितना होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। तो कहा गया है रघु एक खिलौने को 45 रुपया में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेचता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा वो निकाल। देखिए 45 रुपया का कोई सामान है, इस पे 15% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 23/20 में इसको बेचा गया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 23 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना जाएगा 115 का 5 बचा कितना 11, 23 चौके 92 प्लस 11, 92 प्लस 11 कितना जाएगा 103, 103 को आपको क्या करना है 20 से डिवाइड, मतलब 10 हो जाएगा, 2 से स्क्वायर काट लीजिए, मतलब 51 दूनी 102.75, मतलब 51.75। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है x का मान क्या होगा। अब देखिए कथन में कहा गया है कथन 1 या फिर 2 कौन से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है x का मान बताना। देखिए धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का योग कितना है
52 है, मतलब x अगर धनात्मक है और ये क्या है, सम संख्या है, तो x अगर पहला सम संख्या है, तो इसका नेक्स्ट टर्म कौन सा सम होगा, x प्लस 2। इस दोनों का संख्याओं का वर्ग का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 52। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकल जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 जो है आंसर देने के लिए अकेले पर्याप्त है। अब क्या संख्या का अंतर क्या है, 2 है, तो संख्या का अंतर 2 है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 के हेल्प से नहीं आंसर बता सकते हैं, सिर्फ एक ही, केवल एक क्या है पर्याप्त, जबकि 2 क्या है अकेला अपर्याप्त है। अब एक नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:7:9 है। अब कहा 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए यहां से आप लोग देखिए सबसे पहले क्या करना है, सभी को जोड़ लीजिए, कितना जाएगा, 11 9 20x, ये क्या है 20x क्या है, सभी का योग हो गया। अगर 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, 56, इन सभी का 8 वर्ष पहले आयु योग कितना होगा, मतलब 24 उसमें कर लेंगे हम लोग, माइनस इज इक्वल टू कितना जाएगा 56, मतलब 20x इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 80, x की वैल्यू कितना जाएगा 4। तो हमको क्या कहा गया है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, मतलब सभी को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 16 28 और 36, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया यदि एक अनुक्रम ax x स्क्वायर इस तरह से टर्म दिया है axn तक है, में पदों की संख्या कुल कितनी है, विषम है, ऑड नंबर है, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका अभी इससे पहले भी हम सॉल्व किए हैं, क्या होता है माध्यिका, जो मिडिल वाला टर्म होता है वो माध्यिका होता है। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ, अगर आपसे पूछे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 4 है, इसका माध्यिका क्या होगा, मतलब बीच वाला टर्म कौन सा होगा, तो वो कौन कौन सा होगा, देखिए जब सम संख्या होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म सम है तो क्या होगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका मीडियन होगा। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो नंबर ऑफ टर्म है उसको, जैसे अगर 4 नंबर ऑफ टर्म है तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक आ जाएगा 2, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा, इसका मीडियन होगा। लेकिन अगर इसी में हम कहें एक संख्या और है, ये 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका मीडियन कौन सा होगा, देखिए ये नंबर आ जाएगा बीच वाला क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टर्म में हम 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना जाएगा थर्ड टर्म कितना है 3, तो क्या जाएगा आपका 3 मीडियम हो गया। इस चीज को आपको ध्यान होगा या फिर पहले भी इसको पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अब देखिए कहा गया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, कहा गया है विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या है तो इसका मीडियन कौन सा टर्म होगा, तो विषम संख्या ऑलरेडी है तो n है, प्लस उसमें क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म जितना होगा उसमें वो 1 जोड़ेंगे। पहले देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखिए a है, ax है, ax स्क्वायर है, इस तरह से कहा गया है ax पावर n तक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना कहेंगे, लास्ट में n क्या है, n पावर में है, तो कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n प्लस 1। अब देखिए n प्लस 1 कैसे पता किए, देखिए x का पावर कितना यहाँ पर 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, x पावर यहाँ पर कितना है 2, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर तक कितना जाएगा है 3। इस तरह से एक बढ़ रहा है, मतलब 1 जोड़ देंगे। हमें फिर क्या है ऑड नंबर है इसमें, इसलिए हम इसमें और एक और जोड़ेंगे, तो क्या होगा इतना मा जो टर्म होगा इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना मा जो टर्म होगा इतना वो क्या हो जाएगा आपका मीडियन होगा, मतलब n प्लस 2/2 जो टर्म होगा वो आपका हो जाएगा मीडियन होगा। अब देखिए इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्या है सीरीज है। अब n प्लस 2/2 टर्म कौन सा होगा वो आपको निकालने होंगे, तो आपको पता होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कभी पढ़े होंगे तो nth टर्म अगर निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a r का पावर n माइनस 1, ये क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, r क्या है कॉमन रेशियो होता है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म माइनस 1, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है a है, इनटू कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है x है, कॉमन रेशियो कितना जाएगा आपका x का पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कौन सा टर्म निकालना है, तो n प्लस 2/2 माइनस इसमें कर लेंगे 1, मतलब a इंटू एक्स के पावर डी के 2 जाएगा एलसीएम, मतलब 2 में 2 जाएगा कैंसिल, मतलब n/2, मतलब a इंटू एक्स पावर n/2 क्या जाएगा इसका मीडियन होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया इसका सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको आप डिवाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप, इसको आप कर लीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो 9 1 बटे ये कितना जाएगा आपका 65, देखिए 13 से कट 93 91 13 5 65, मतलब 7/5, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त होंगे। यदि दिए गए कथन में x y z का मान निकालना है, कथन एक में कहा गया x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x प्लस जेड इक्वल टू 4, और सेकंड में दिया x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे और सॉल्व करके हम x y z का आंसर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर हम
स्टेटमेंट 1 और 2 को हेल्प लेते हैं तो देखिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स वाई आ जाएगा, अगर एक्स वाई आएगा तो यहाँ से जेड भी आ जाएगा, मतलब 1 और 2 दोनों कंबाइन करेंगे तब आपको आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, मतलब A1 + 2 दोनों कंबाइन करके हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल में कहा गया एचसीएफ निकालना है 24, 60 और 90 का। देखिए जब कभी भी एचसीएफ निकालने वाले आपके सवाल में आए, एग्जाम में आए सवाल, तो क्या करना होता है, सिर्फ ऑप्शन के हेल्प से निकालना है। ऑप्शन में मतलब वह सबसे बड़ा नंबर जो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, जो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। सबसे पहले बड़ा नंबर कितना है 24, देखिए 24 तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो 24 देखिए 24 सॉरी 12 है, 12 देखिए तीनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, 12 जो 24 को डिवाइड कर देगा 60 को कर देगा, लेकिन 90 को नहीं कर पाएगा, मतलब 90 आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एलिमिनेट। नेक्स्ट देखिए बड़ा नंबर कौन है 6, अब देखिए 6 तीनों को डिवाइड कर पाएगा, देखिए 6 से 4 24 कट जाएगा, 60 कट जाएगा और 90 भी कट जाएगा, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा तीनों का ऑप्शन नंबर 3 मतलब 6 हो जाएगा। देखिए कहा गया इसमें से कौन 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए आपको, संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होने चाहिए। देखिए 4 से विभाजित के लिए क्या रूल है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए, और देखिए 3 से विभाजित का रूल क्या है, संख्या का योग क्या होगा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए सभी क्या है 4 से डिविजिबल है, अब देखिए 3 से डिविजिबल है या नहीं, सभी को जोड़ लीजिए, देखिए 3 + 3 कितना जाएगा 6, 4 10 3 13, मतलब यह 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 4 13 3 कितना जाएगा 16, 3 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 7 4 11 1 12 14, ये भी क्या है 3 से डिविजिबल नहीं, इसको देखिए कर लीजिए 8 4 12 और 3 कितना जाएगा 15, जो कि 3 से डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में साहिल ने 20% की हानि पर वस्तु को 280 में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, मतलब 20% हानि का मतलब कितना होगा 80% में किसी वस्तु को 280 में बेचा, मतलब 80% का वैल्यू कितना जाएगा आपका 280, जो जाएगा कैंसिल, आपको निकालना है क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू, यहाँ से काट लीजिए, पैसे काट लीजिए, इसको काट लीजिए, किससे 4 से काटिए, तो ये कितना जाएगा 2 और ये कितना जाएगा आपका 7, 2% का वैल्यू कितना जाएगा 60 यूनिट, निकालना है आपको 100% का वैल्यू, मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब कितना जाएगा 350, जो कि कितना होगा क्रय मूल्य 350, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है यमन ने किसी वस्तु को 10% की नुकसान पे बेचा, यदि उसने उसे 57 रुपया ज्यादा पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, 30% लाभ के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना। देखिए 10% नुकसान और यहाँ पर कितना है 20% का लाभ, कितने का अंतर हुआ 30%, यही 30% का वैल्यू कितना दे दिया है आपको 57 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, इसी 30% का वैल्यू कितना दे दिया है आपको 57 रुपये, निकालना है आपको 30% का लाभ, मतलब 130% का वैल्यू आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ से 3 से कट जाएगा, 10% का वैल्यू कितना जाएगा आपका 19, तो आपको निकालना है 130%, मतलब इसको क्या करना है 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 130% वैल्यू कितना जाएगा 19 × 13, सिंपल है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर देखिए 19 तक कितना जाएगा 57 का 7 हाथ में रहा 5, 19 5 24 247, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको कम समय लगेंगे एग्जाम में सॉल्व करने, इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करने की कोशिश किया करें। देखिए कहा गया है सतीश की आयु गौतम से क्या है 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई से दुगुनी, मतलब एक सतीश है, एक क्या है गौतम है और एक क्या है साई है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, अगर साई की आयु x वर्ष है, ठीक है, साई की आयु x है, गौतम क्या है साई से क्या है 2 गुना ओल्डर है, मतलब गौतम क्या जाएगा 2x हो जाएगा। अब सतीश क्या है 2 years ओल्डर देन गौतम, इसका एज कितना जाएगा 2x + 2। अब देखिए कहा क्या गया है सतीश गौतम और साई का कुल योग कितना 27 है। देखिए सभी को जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 5x + 2, मतलब 5x = कितना जाएगा 25, तो x के वैल्यू कितना जाएगा आपको यहाँ से 5, x के वैल्यू 5 आ जाएगा, निकालना क्या है हमें गौतम की आयु, गौतम का आयु कितना है 2 गुना 2x, मतलब 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ये सवाल में कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब कौन सा भाज्य संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 को देखिए 2 6 1 है, मतलब 6 2 8 1 9, मतलब ये संख्या क्या है 3 से डिविजिबल है, मतलब संख्या जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा भाज्य संख्या होगा। 261 क्या है भाज्य संख्या है, बाकी सभी क्या होगा अभाज्य होगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए पहले हमको एक वृत्त बनाना होगा, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है। अब क्या है कोई भी बिंदु कहीं पे P है से PA और PB एक स्पर्श रेखाएं, देखिए PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक A होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक B है। अब क्या स्पर्श रेखा कितना एंगल डिग्री का कोण बनाता है 110 डिग्री का कोण बनाता है, तो कहा गया है तो कोण POA, देखिए POA ये एंगल आपको बताने हैं कितना होगा। तो देखिए आपको पता है ये जो एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल है वो क्या होगा, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा आपको 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल
ओ बी कितना जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री होगा, मतलब 70 डिग्री ये एंगल होगा। देखिए ये क्या होता है, इस एंगल को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा इस तरह से एंगल बन रहा है और ये जो लाइन है इसको और इसको क्या है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब एंगल एंगल पी ओ ये कितना जाएगा, इसका हाफ मतलब 70 का हाफ कितना जाएगा 35 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया है 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, मतलब टोटल काम कितना जाएगा 80 यूनिट होगा। अब क्या है, पहले 4 दिन के बाद क्या है, 4 दिन क्या है 10 आदमी ने काम को करता है, उसके बाद क्या है 2 श्रमिक काम छोड़ देता है, मतलब अब आदमी कितना बचेगा 8। तो कहा गया है बाद तो उसके बाद काम को पूरा होने में कितने समय लगेंगे, मान लेते हैं x समय लगेंगे। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, देखिए 80 माइनस 40 कितना जाएगा, 40 यूनिट इक्वल टू कितना जाएगा 8x, x वैल्यू कितना जाएगा 5, x की वैल्यू कितना जाएगा 5, मतलब 2 आदमी जब काम छोड़ के जाता है तब से क्या होगा 5 दिन काम को पूरा होने में लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में, अब देखिए मैथ का सवाल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। रीजनिंग देखिए पहला सवाल है जे एल ओ एस, तो अगला जो सीरीज 2 सीरीज आएगा वो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जे का वैल्यू कितना 10 होता है, 10 12 मतलब 2 ऐड कर दिया गया, 12 से क्या है वो आ गया मतलब 15 हो गया, मतलब 3 ऐड कर दिया गया, फिर देखिए 15 में फिर 4 ऐड कर दिया गया, मतलब 2 3 4 फिर क्या होगा 5 ऐड कर दिया जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना होता है 19, 19 से 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 24, 24 का मतलब एक्स आएगा। फिर क्या होगा देखिए 24 में फिर क्या होगा, फिर 5 के बाद 6 ऐड कर देंगे, मतलब जेड मतलब फिर क्या जाएगा 26 का मतलब ये देखिए 24 ये होगा, 24 में 6 होगा 30, मतलब 26 प्लस 4 मतलब डी का वैल्यू 4 आएगा, मतलब एक्स और डी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। समझ गए पैटर्न। देखिए सबसे पहले सिर्फ समझाते हैं आप लोगों को। देखिए जे है यहाँ पर एल है, तो जे का वैल्यू कितना होता है 10, 10 में 2 जोड़ दिया गया तो 12 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ पर कितना होगा 4, 2 पहले जोड़ा गया, फिर 3, फिर 4, फिर क्या जाएगा 5 जोड़ जाएगा, फिर 6 जोड़ जाएगा। इस तरह का सीरीज चल रहा है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। देखिए इस सवाल में कहा गया है इस कटोरी में सुबह, मतलब कथन के हिसाब से कहा गया है निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष सही है उसके हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। तो ये कहा गया है इस कटोरी में सूप है, ये कटोरी है उसमें कहा गया है सूप है। अब क्या है कटोरी में टमाटर सूप है, या फिर स्टेटमेंट 2 में दिया गया है सूप बहुत गर्म है, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए कटोरी में सूप है तो सूप का मतलब ये नहीं है कि इसमें टमाटर सूप है या फिर ये गर्म है या फिर ठंडा है, इससे तात्पर्य क्या निकलेगा, मतलब नाइदर वन और नॉट इज करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। तो ये कहा गया है ममता उत्तर की दिशा की ओर चल रही है, उत्तर की ओर चल रहा है 4, देखो उत्तर की ओर चल रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद क्या है वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इसका इधर होगा, फिर क्या दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से, इधर कितना जाएगा, देखिए अगर इधर ईस्ट है, इधर क्या जाएगा नॉर्थ, तो कितना होगा नॉर्थ ईस्ट में है। कितने मीटर तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए ये कितना है 3, ये 4, तो हम यहाँ से ये कितना जाएगा आपका 5, मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है। देखिए श्लोक का सवाल है कुछ चीते मतलब सम टाइगर्स आर क्या है काइट, सॉरी कैट्स मतलब बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां क्या है सभी कैट्स आर रेप्ट। ठीक, अब स्टेटमेंट में कहा गया, निष्कर्ष में कहा गया सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट एक क्या है कहा गया है ऑल रेट्स आर कैट नहीं है। देखिए सम रेट्स आर कैट हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, कंक्लूजन 1 क्या है इनकरेक्ट है। कुछ चीते क्या है चूहे हैं, मतलब कुछ चीते सम टाइगर क्या है आपका रैट है, ये आपका करेक्ट है। मतलब स्टेटमेंट क्या है एक आपका गलत है लेकिन 2 क्या है सही है, मतलब एक गलत है लेकिन 2 अनुसरण करता है। देखिए कहा गया है वाणी पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हुई, मतलब पूर्व की दिशा इधर हुआ, इधर मुंह करके खड़ी हुई है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमती है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाता है। ठीक, फिर कहा गया है फिर 135 डिग्री वामवर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ये हो गया 90, तो 45 डिग्री इधर फिर से घूम गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री वामवर्त 135 डिग्री घूमती है। फिर कहा गया पुनः दक्षिणावर्त 45 डिग्री, मतलब ये 90 था, ये 45 दक्षिणावर्त उधर, मतलब यहाँ पर अब ये फेस कर रहा होगा। दक्षिण 45 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो उसका मुख क्या होगा पूर्व दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल फिर से लोग है, कहा है कुछ चम्मच गिलास है, मतलब कुछ चम्मच क्या है ग्लास है, कुछ चम्मच आपको कहा सम स्पून क्या है ग्लास है, और सभी ग्लास क्या है सभी प्लेट क्या है कि ग्लास, सभी प्लेट मतलब ग्लास के अंदर में आएगा, ये आपका
प्लेट है, ध्यान रखिएगा प्लेट ग्लास के अंदर में। अब तो कुछ ग्लास प्लेट है तो कुछ ग्लास जो है प्लेट है, ये आपका देखिए ग्लास का कुछ पार्ट प्लेट में है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट सही है। कुछ ग्लास चम्मच है, कुछ ग्लास भी चम्मच है, मतलब एक और दो दोनों और सर्व करता है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें कहा गया सीरीज बेस वाले अगला टर्म कौन सा आएगा। देखिए एक्स है, फिर क्या है, बी है, टी है, आर है, पी है। आप खुद से देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए पैटर्न क्या बन रहा है आपका, देखिए पैटर्न में आप देखिए यहाँ पर कितना है 24 माइनस कितना कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है। 24 था तो यहाँ 22 वैल्यू दिया, 2 कर दिया, फिर उसका किया गया है 2, फिर से माइनस, यहाँ भी 2 माइनस, फिर यहाँ भी क्या है 2 माइनस, फिर यहाँ भी 2 माइनस, मतलब 16 माइनस 2 गया मतलब 14, मतलब एन का आएगा, मतलब एन का परिफल कितना होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा क्या है, यदि एक्स मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का डिवाइड है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए 125 है, 125 माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब बता दिया है मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड का मतलब कितना है, डिवाइड का मतलब प्लस है तो प्लस कर देंगे, 10 है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस का मतलब कितना है डिवाइड है, डिवाइड में 20 होगा और मल्टीप्लाई है 4, तो मल्टीप्लाई का मतलब कितना होता है -4। अब देखिए 25 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 25 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 625, मतलब 6250, ये कितना होगा प्लस 0.5 -4। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है 2:13 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण का मान क्या होगा। तो इस तरह सवाल के लिए क्या करते हैं हम लोग, 11/2 मिनट हैंड माइनस 30 इंटू आवर हैंड, ठीक है, मतलब 11/2 मिनट हैंड पर कितना पे है 13 पे, तो 13 लिख लेंगे, माइनस 30 इंटू 2 कितना जाएगा 60, मतलब आवर हैंड कितना पे है 2 पे, तो 2 लिखेंगे, 2 इंटू 30 करने 60 हो जाएगा, मतलब 143/2 माइनस 60, मतलब कितना हो जाएगा ये 7 तो 1.5, मतलब 71.5 माइनस 60 करेंगे कितना हो जाएगा 11.5, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए सेम सवाल है, कहा गया प्लस मीन्स डिवाइड है, डिवाइड का मीन्स माइनस है, माइनस का मीन्स मल्टीप्लाई है, तो कहा गया है 10 + 5 10 डिवाइडेड बाय 5, प्लस का मतलब 5 है, फिर डिवाइड का मतलब कितना है -7, फिर माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर इंटू, तो इंटू कर लेंगे 4 और मल्टीप्लाई का मतलब कितना है +30, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, डिवाइड कीजिए तो 2 -28 +30, मतलब इंटू का 30 है, मतलब कितना जाएगा 32 -28, मतलब 4 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल श्रृंखला का सवाल है, यहाँ पर 3 है, 6 है, 11 है, 18 है। देखिए सीरीज को सबसे पहले जानिए, तो 3 से 6 मतलब 3 जोड़ दिया गया है, फिर क्या है यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, फिर क्या है 7 जोड़ा गया है, तो अगला टर्म कितना होगा 9 जोड़ा जाएगा, मतलब सभी विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तो कितना होगा 18 9 कितना होगा 27। 27 लीटर में, देखिए लीटर में क्या चल रहा है जी है, अच्छा मतलब 1 जोड़ा गया है, फिर क्या होगा 8 + 2 2 जोड़ दिया गया है, फिर क्या है यहाँ पर 3 जोड़ा गया है 11 + 3, ठीक है 11 + 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 + 3 13, ठीक है 3 जोड़ा गया है। अगला टर्म क्या होगा 4 जोड़ा जाना चाहिए, मतलब 13 + 4 17, 17 किसका वैल्यू होता है 17 होता है आपका क्यू का, तो मतलब 27 क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, देखिए ट्री को USFF लिखा गया है, तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए टी के लिए यू लिखा गया है, आर के लिए एस, ई के लिए एफ, एफ, तो मैंगो के लिए क्या होगा एम के लिए क्या, मतलब एक एक डिजिट बढ़ाना है, मतलब एम के लिए एन हो जाएगा, ए के लिए बी हो जाएगा, एन के लिए फिर ओ हो जाएगा, जी के लिए एच हो जाएगा, ओ के लिए पी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में तार्किक सवाल है, कहा गया है क्या सरकार को नए उद्योग को अनुमति देना बंद कर देना चाहिए। तर्क 1 में कहा गया हाँ, नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करते हैं। 2 में कहा गया है नहीं, नए उद्योग रोजगार में सुधार लाते हैं और देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा, एक ऑप्शन में सॉरी तर्क नंबर 2 आपका सही होगा, मतलब बंद करने की अनुमति नहीं, अगर प्रदूषण हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए सरकार को, लेकिन नए नए उद्यमों की को बंद नहीं करना चाहिए, मतलब 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। देखिए अगला में कहा गया है एक्स का मान आपको ज्ञात करना, ये आपको पहले ही मैथ सेक्शन में हो चुका है, तो इसको जरूरत नहीं है। देखिए अगला में सीरीज का सवाल है, कहा गया 0 1 4 27 16 25 125 और 36 है, तो अगला टर्म क्या आएगा। देखिए 0 है यहाँ पर, फिर देखिए 1 है, देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर है, देखिए आगे देखिए क्या है 3 है, मतलब 3 17 है, 3 का क्यूब है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 6 का स्क्वायर है, कितना होगा 7 का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब मतलब कितना होगा 343, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया 343 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया भावना सदिश से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, कहा गया है भावना सदिश से किस प्रकार संबंधित है। कथन में कहा गया भावना मतलब भावना बी, भावना की माँ क्या है रामराज्य है, भावना की माँ मतलब आर है, ये क्या है रामराज्य। तो कहा गया भावना सदिश से संबंधित, मतलब एक से आपको कथन से निकाल सकते हैं कि भावना किस प्रकार सदिश से संबंधित है। राज्यम का पुत्र सतीश है, राज्यम इसी में अगर कंबाइन कर राज्यम का पुत्र क्या है सतीश है।
अब देखिए ना तो अकेले दो से हम आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर देखिए दो और एक दोनों कंबाइन करने वाली फिगर बन रहा है हमारा, तो क्या फिगर भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए भावना का क्या संबंध सतीश से? भावना या तो बहन होगा या फिर भाई होगा। तो आपको ये नहीं पता है भावना का जेंडर क्या है, मतलब भाई होगा या फिर बहन होगा, लेकिन जेंडर तक नहीं होने के कारण हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, न तो 1 और न ही 2 क्या है पर्याप्त है। देखिए लास्ट सवाल कहा गया है J11 दिया गया है, L के लिए 13, N 15, P 17। ठीक है, तो अगला जो टर्म क्या आएगा वो आपको बताने हैं। तो देखिए मतलब देखिए पी का प्रेसिडेंट कितना होता है 16, 16 में एक जोड़ देगा 17, 14 होता है, 14 में एक जोड़ देगा 17, 14 में एक जोड़ा गया है 15, इस तरह से दिया। देखिए ओ का प्रेसिडेंट कितना होता है 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16 आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। तीन का सी का प्रेसिडेंट 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आना चाहिए, ये हो जाएगा गलत। आर का प्रेसिडेंट कितना होता है 18 में एक जोड़ेंगे 19, आर 19, और टी का प्रेसिडेंट कितना होता है 20 में 20 एक जोड़ेंगे कितना जाएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। इस तरह सारे हम लोगों ने मैथ प्रोसीडिंग के सवालों को कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को वैसे लाइक कर दीजिए, चैनल को वैसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।